बहुत स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स वाला पे। और आज मैं दिशा कारिया आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 2 लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आपके सामने क्या है, तो दैट इज योर एंटरप्राइज प्लानिंग। अब एंटरप्राइज प्लानिंग की बात करूँ तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर में सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये इंक्लूडेड है जो आप क्लास 11th में कर चुके हो। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे उसका एक क्विक रिवीजन या ब्रशअप हम करा देंगे सो दैट इवन तो आप क्लास 11th में कर चुके हो बट कोई कंसेप्ट है जो अनक्लियर है या कोई कंसेप्ट है जो दिमाग से निकल गया है तो वो भी फटाफट रिवाइज हो जाएगा और आपके एग्जाम में यहाँ पे काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे जब मैं एंटरप्राइज प्लानिंग की बात करती हूँ तो पहली चीज हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी एक्टिविटी है। अब देखिए, हम जो इंसान है, हम इंसान ही है ना भाई, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो लोग हैं वी आर नोन एज इंसान, या तो इंग्लिश में हमें कहते हैं ह्यूमंस। अब ह्यूमंस एक दिन में बहुत सारी चीजें करता है। अब जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, या फिर कोई खाना बना रहा है, कोई सोया हुआ है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा है। तो एक व्यक्ति दिन भर में बहुत सारी चीजें करता है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटीज, राइट। इन चीजों को अगर मैं कॉमन मिला दूं, एक इंसान मतलब ह्यूमन दिन भर में जो वो काम करता है उसको कहते हैं एक्टिविटीज, तो कंबाइन करके इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। बट ये जो एक्टिविटीज हम दिन भर में करते हैं इसके दो कारण होते हैं। एक तो हम एक्टिविटी करते हैं कि भाई अपना घर चले, अपना पेट भर सके, खाना वाना हम खरीद सके, अपनी फैमिली के लिए हम सारी चीजें कर सके। तो ये जो एक्टिविटीज हम करते हैं बेसिकली जो हमारे डेली लिविंग के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं, या तो आप कह सकते हो जो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, जिसका मॉनेटरी एम होता है या जो मॉनेटरी बेनिफिट होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, चाहे आप कोई पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए कर रहे हो। अब होता है कि बिजनेस में लॉस हो रहा है, पैसा आप नहीं कमा रहे हो, बट बिजनेस अपने इंटेंशन से किया था कि भाई प्रॉफिट कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, राइट। सेकेंड एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो एक्टिविटी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इकोनॉमिक है जिसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं उसको, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूँ तो उसका मेन एम एक ही होता है, खुद की मन की खुशी जो हम कहते हैं, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो एक अंदरूनी खुशी हमें मिलती है। जैसे मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बड़ों का हम इज्जत करते हैं, कोई व्यक्ति है रास्ता क्रॉस कर रहा है, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति जो देख नहीं पाता तो उसका हाथ पकड़ के हम क्रॉस करवा देते हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हमेशा नॉन मॉनेटरी इंटेंशन से होती है। उसका इंटेंशन एक ही होता है, मन की शांति, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आपको एक खुशी मिलती है जो कि मनी मोटिव बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जनरली कोई भी अगर ह्यूमन होता है कॉम्बिनेशन करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है कि वो पैसे कमा के अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है सो दैट वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एक खुशी भरी जिंदगी यहाँ पे जी सके। ठीक है, चलिए अब एक्टिविटीज तो हम यहाँ पे समझ गए, बट मेन जो हमारा लेना होता है ना, यहाँ पे अगर हम बिजनेस स्टडीज या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो यहाँ पे मेन जो हमारा लेना होता है वो हम बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, राइट। बट यहाँ पे मेरा एक फोकस बिजनेस के ऊपर तो रहेगा, बट पहले ये समझ लेते हैं कि क्या बिजनेस एक ही जरिया जिससे पैसा आ सकता है, गलत। बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया जाता है, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे तीनों को पहले समझेंगे, फिर बिजनेस को आगे यहाँ पे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं ये देखती हूँ कि भाई साहब प्रोफेशन क्या होता है, तो पहले एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि भाई प्रोफेशनल्स के कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो यहाँ पे प्रोफेशनल के एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप लिख सकते हो कंपनी सेक्रेटरी, आप लिख सकते हो लॉयर्स, आप लिख सकते हो डॉक्टर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स काफी है, 2 से 3 एग्जाम्पल्स एग्जाम में कोट किए मोर देन इनफ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोफेशनल्स है। अब इनको हम प्रोफेशनल क्यों कहते हैं ये सोचो। तो ये जो डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनका एक एरिया में स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्टाइज होती है, जिसको यूज करके वो हमें सर्विस देके, एडवाइसेस देके, स्पेशलाइज
रीजंस या एडवाइसेस देके कहीं ना कहीं हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। तो तभी मैं अगर प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए, जो कि किसने दिया था, वेबस्टर्स डिक्शनरी ने दिया था। तो वेबस्टर्स डिक्शनरी ने क्या कहा कि भाई प्रोफेशन क्या है, तो एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहां पे एक प्रोफेसर मतलब एक व्यक्ति जिसके पास अक्वायर्ड होती है स्पेशलाइज नॉलेज, जिसके पास एक तरीके से उस नॉलेज या एक्सपर्टाइज से एक बेनिफिट होता है या एक एक्सपर्टाइज होता है, जिससे वो इंस्ट्रक्ट करके, किसी को गाइड करके या तो एडवाइस करके उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। याद रखना, गाइड, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस कोई भी दे सकता है। मतलब मुझे लगता है ये चीज़ मेरे को आती है, चलो मैं उसके बारे में आपको गाइड कर रही हूँ, बट वहाँ पे वो व्यक्ति के पास वो एक्सपर्टाइज, वो इंटेंस नॉलेज नहीं होती अगर उसके पास वो डिग्री नहीं है। और इसीलिए कोई भी प्रोफेशंस की बात करें या कोई भी प्रोफेशनल कंडक्ट की बात करें तो ऐसे केस में एक रेस्ट्रिक्शन होता है, वो स्पेसिफिक डिग्री करने के बाद ही आप इस प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन कर उसको यूज़ कर जब हम लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उनको सर्विस देते हैं, एक्सपर्टाइज सर्विस देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोफेशन कहते हैं, राइट। प्रोफेशन के बाद दूसरी चीज जहां से आप पैसे कमा सकते हो या एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज होती है। कौन सी दो पार्टीज होती है, एक जिसको कहते हैं एम्प्लॉयर और दूसरा जिसको कहते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो आपको नौकरी देता है। एम्प्लॉय कौन होता है, जो पैसे कमाने के लिए किसी के यहाँ पे काम करता है, सर्विस देता है और वहां पे उसको पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। तो यहाँ पे मैं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे एक व्यक्ति काम करता है रेगुलरली बट किसी और के लिए। ठीक है, किसके लिए काम करता है, तो भाई जो एम्प्लॉयर है वर्क्स फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय कौन है, इंडिविजुअल जो रेगुलरली किसके लिए काम करता है, एम्प्लॉयर के लिए काम करता है और काम करने के बदले उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या तो वेजेस। ठीक है, इन रिटर्न राइट, अंडरटेकिंग पर्सनल सर्विसेज एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट अगर डिफाइन करते हो तो एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यहाँ के इनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, मतलब कोई व्यक्ति को मैं एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कब कहूंगी, जब उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है ना, जहाँ पे एम्प्लॉय ने एग्री किया कि भाई मैं यहाँ पे ये पोजीशन पे ये काम इतने सैलरी में करने तैयार हूँ और एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ बाबा मैं इसको अपनी कंपनी में ये पोजीशन पे ये सैलरी पे रखने तैयार हूं, राइट। तो एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप होता है, राइट। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो अगेन ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, व्यक्ति करता है सैलरी वेजेस कमाने के लिए। इसमें दो पार्टीज होती है, एम्प्लॉयर जो यहाँ पे काम देता है, एम्प्लॉयर जो रेगुलरली यहाँ पे एम्प्लॉयर का काम करके यहाँ पे पैसे कमाता है, राइट। चलिए अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो हमारा मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर रहने वाला है, जिसको हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बिजनेस। अब यहाँ पे बिजनेस की बात करूँ तो इसका बहुत ही इजी मतलब होता है बीइंग बिजी। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है भाई साहब, बीइंग बिजी या तो बीइंग ऑक्यूपाइड, ये रियल मतलब है। बट इन इकोनॉमिक सेंस, मतलब मैं अगर कहती हूँ कि भाई बिजनेस को डिफाइन करो, राइट, तो बिजनेस में हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है जिसमें या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो या तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, राइट। तो मान के चलो आप एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर हो, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, ये भी एक बिजनेस है। मान के चलो आप एक होलसेलर और रिटेलर हो, जहाँ पे आप किसी और से रेडीमेड गुड्स, मतलब जो फिनिश गुड्स है उसको खरीदते हो, अपना कमीशन या प्रॉफिट ऐड करते हो और उसको फर्दर पास ऑन या सेल करते हो, तो ये भी बिजनेस है। मान के चलिए कि यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जहाँ पे आप क्या करते हो, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हो, यहाँ पे गुड्स को एक जगह से लेके मार्केट प्लेस तक पहुँचाते हो, तो ये भी बिजनेस है। तो चाहे हम गुड्स की प्रोडक्शन की बात करें या उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये दोनों जो एक्टिविटीज है ये पार्ट ऑफ बिजनेस होती है, जहां पे बिजनेस का मेन जो मॉनेटरी मोटिव होता है बेटा वो क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। अभी प्रोफेशन की बात करें तो उनका मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है, फीस मिलती है उनको। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो उनको सैलरी वेजेस मिलते हैं, अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो उनको प्रॉफिट मिलता है। तो तीनों में कहीं ना कहीं बिकॉज मॉनेटरी मोटिव है, ये पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे जाते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ते हैं, जहां पे बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम इसको क्लासिफाई करेंगे।
राइट सबसे पहली एक्टिविटी जो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में मैं अगर आपको बोलूँ मैन्युफैक्चरिंग एग्जैक्टली क्या है, तो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये एक पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वुड लिया, वुड को प्रोसेस करके मैंने उसको कन्वर्ट किया इनटू फर्नीचर, मैंने क्रिएट की फॉर्म यूटिलिटी, तो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने कॉटन लिया, रॉ कॉटन, उसको कपड़ा बना के शर्ट में कन्वर्ट किया, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो मेनली अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो उनका काम होता है कि रॉ मटेरियल लो, उसका प्रोसेस करो और उसको कन्वर्ट करो इनटू अ फिनिश गुड। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है हर टाइप ऑफ इकोनॉमी में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मान के चले कि यहाँ पे आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी है जहाँ पे सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग जनरली मास प्रोडक्शन के ऊपर होती है। तो भाई यहाँ पे जो भी कंज्यूमर की डिमांड है उस मुताबिक उन प्रोडक्ट्स को मास प्रोडक्शन करके उनको ऑफर फॉर सेल करेंगे टू द कंज्यूमर्स, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तभी तो भाई ये बिजनेस है, क्योंकि उसका प्राइमरी एम क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। ठीक है, अब मान के चलो कि कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे ड्रिवन होती है अपनी स्टेट कंट्रोल पे, राइट। तो यहाँ पे अगर एक कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी है मान के चलिए, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी जो स्टेट है, बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट है, उसके बेसिस पे डायरेक्टेड होती है कि भाई हम यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या बनाएंगे, किसकी नीड एंड वांट है एंड कैसे उसको सप्लाई करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है। अब मान के चलिए अगर इंडिया जैसे कंट्रीज की बात करें जहाँ पे हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी या तो मिक्स मार्केट फॉलो करते हैं, ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिग्री ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर यहाँ पे होती है, मतलब फ्री मार्केट और कलेक्टिविस्ट का एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हर एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी में जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वापस रिपीट करती हूँ, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है? तो आपको रॉ मटेरियल लेना है, उसको प्रोसेस करना है और उसको फाइनल गुड्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे फर्नीचर का एग्जाम्पल दे सकते हो, कॉटन का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। सेकेंड तरीका जहां पे आप बिजनेस कर सकते हो दैट इज गिविंग सर्विसेज। अब देखिए गुड्स की बात करो, वो एक टैंजिबल प्रोडक्ट है जहां पे आपने रॉ मटेरियल लिया, प्रोसेस किया और उसको एक टैंजिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। बट बहुत जगहों पे लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बैंकिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, वेयर हाउसिंग की बात करें, तो ये सारा क्या है? एक तरीके से सर्विसेज है, बट इनका भी तो बिजनेस किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग से बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देके यहाँ पे बिजनेस करते हैं। और इसीलिए जो सेकंड पार्ट है वो आपका सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे ऐसे फर्म्स जो सर्विसेज में इंगेज होता है, जैसे बैंकिंग एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है, वेयर हाउसिंग एक सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी सर्विसेज में एंगेज होकर इनका बिजनेस करते हैं, इनको यहाँ पे सर्विस बिजनेसेस कहते हैं, राइट। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, सर्विसेज एक इंटैंजिबल चीज़ है, उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे मैं अगर बैंकिंग की बात करूँ तो बैंकिंग के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, एसेट्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारी मशीनरीज चाहिए, लोग चाहिए, तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इनको ज़रूरत तो होता है, राइट। यहाँ पे उनकी जो भी रोल है, अभी मैं यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो भाई इनका जो भी रोल है, जाहिर सी बात है बाकी दो जो सेक्टर्स है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री से इनका रोल फास्टेस्ट ग्रो रहा है। आज भी अगर आप जीडीपी देखोगे ना तो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, सर्विस सेक्टर अलोन से आता है, मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। तो मैं अगर सेक्टर्स की बात करूँ तो इंडिया में मेनली 3 सेक्टर्स है, एक एग्रीकल्चर, देन कम्स इंडस्ट्री, देन कम सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे वो यहाँ पे जीडीपी या ग्रोथ की बात करो, और इसीलिए हम कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर एटलीस्ट इन इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे है, राइट। अब तीसरा तरीका बिजनेस का अगर मैं कहूँ तो दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे आपने बने बनाए गुड्स एक जन से लिए, अपना कमीशन प्रॉफिट ऐड करा, उसको दूसरे को बेचा। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि होलसेलर्स। अब होलसेलर्स क्या करते हैं? तो जो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे गुड्स बल्क में परचेस करते हैं। मान के चलो मैंने 10 रुपये में चीज़ ली मैन्युफैक्चरर से, मैं उस पर अपना प्रॉफिट लेटे से 12 रुपीज़ मैंने उसको कर दिया, मतलब 2 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसको 12 रुपीज़ में रिटेलर को बेचूंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? एक जगह से खरीदा, उसको लेकर किसी और को बेचा, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको बेटा क्या कहते हैं? इसको यहाँ पे ट्रेडिंग कहते हैं,
राइट। तो यहाँ पे मैं ट्रेडिंग की अगर बात करूँ तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा यहाँ पे वो प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग या तो इसको एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग की अगर बात करें तो जो भी पैसा आप कमाओगे वो डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी चीज़ों का बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे कर रहे हो, एंड यहाँ पे एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे लेटेस्ट से अगर मैं गुड्स का एग्जाम्पल लेती हूँ तो गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी, मतलब मैंने गुड्स दिया पैसा लिया, या तो सर्विसेज दी पैसे ली। तो यहाँ पे जनरली मॉनेटरी एक्सचेंज होता है कि एक चीज देते हो एक चीज लेते हो, गुड्स देते हो पैसा लेते हो, ठीक है। तो ट्रेडिंग भी एक तरीके का ये एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो आप अडॉप्ट करके यहाँ पे अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे जाते हैं। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, मान के चलो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान के चलो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर आप सर्विस सेक्टर में यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें या कोई भी एरिया में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसके कुछ कॉमन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या तो उसके कुछ कॉमन एसेंशियल फीचर्स हो सकते हैं या आप कह सकते हो, ठीक है। क्या कॉमन एसेंशियल फीचर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी तरीके से आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग हो, अगेन रिपीट कर रही हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो यहाँ पे सर्विस मोटिव से हो, या फिर यहाँ पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हो। सबसे पहला और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी बिजनेस का होता है कि वहां पे एक एंटरप्रेन्योर का प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे उस बिजनेस की ओनरशिप ले, उस बिजनेस में रिस्क ले, इन्वेस्टमेंट्स करे और उसको एक तरीके से रन करे। कभी भी कोई भी बेनाम बिजनेस देखा कि भाई बिजनेस है बट किसका मेरे को पता नहीं, हमें पता होता है कि ये व्यक्ति की दुकान है, ये व्यक्ति का पार्टनरशिप है, ये कंपनी का आउटलेट ओपन हुआ, हमें पता होता है ना। तो यहाँ पे हमेशा एक एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंस होता है, एक व्यक्ति होता है जो इस बिजनेस की ओनरशिप लेता है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करता है, जो रिस्क लेने तैयार होता है, जो इस बिजनेस को रन करता है, एफर्ट्स डालता है एंड सो ऑन। तो एक एंटरप्रेन्योर हर एक बिजनेस के पीछे हमेशा प्रेजेंट होगा, मल्टीपल भी हो सकता है बट एक तो मिनिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बिजनेस ऑलवेज हैज टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे कोई भी बिजनेस की बात करो तो उनका जो मेन एम होता है, या तो आप कह सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो होता है वो हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव बेटा क्या होता है, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो बिजनेस में हम जो भी रिस्क लेते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स लगता है, मेहनत लगती है, बट क्यों हम बिजनेस करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें क्यों करते हैं, ट्रेडिंग करें क्यों करते हैं, सो दैट हम यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सके। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक नहीं है, जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की गई, जो यहाँ पे बस दान धर्म या सर्विस मोटिव से करी गई है, वो बिजनेस का फॉर्म नहीं ले सकती, उसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे मैं अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। बट यहाँ पे मैं अगर ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग में आप कुछ बना तो नहीं रहे हो, बस आप क्या कर रहे हो, तो एक जगह से ले रहे हो दूसरी जगह पे आप सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट आता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब बेटा क्या होता है कि एक जगह से लेके उसको दूसरी जगह पे सेल करना, ठीक है। तो ये प्रोक्योरमेंट होता है कि यहाँ से आपने लिया, यहाँ पे उसको बेच दिया, कुछ भी बनाया नहीं आपने, रॉ मटेरियल लेके प्रोसेस करके कोई गुड्स नहीं बनाए, बस एक जगह से लिया, अपना कमीशन प्रॉफिट ऐड करके दूसरी जगह पे उसको आपने सेल ऑफ किया, राइट। तो बिजनेस में दोनों चीजें हो सकती है, गुड्स बनाना भी बिजनेस है और गुड्स को एक जगह से लेकर अपना प्रॉफिट या कमीशन ऐड करके दूसरी जगह पे बेचना, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ले सकता है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बाइंग एंड सेलिंग का इन्वॉल्वमेंट हमेशा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बिजनेस में हमेशा दो पार्टीज होगी, यहाँ पे एक बायर होगा एक सेलर होगा, और ये बाइंग एंड सेलिंग जो भी होता है वो यहाँ पे रिलेटेड होता है मॉनेटरी गेन से। मतलब कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज विदाउट मनी नहीं होता है कि भाई लेके जा, चल दान कर दिया, चल कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वॉल्व होता है, चाहे वो गुड्स बेच रहे हो चाहे आप सर्विसेज सेल कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना। तो आपको सर्विस देके भी अगर कोई व्यक्ति पैसा चार्ज कर रहा है तो प्रॉफिट मोटिव से ही कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, बट उसमें एक मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होता है, पैसे का लेन देन यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस में, दैट इज रेगुलरिटी, ठीक है। any activity that is done
कैजुअली या तो इर्रेग्युलर है, कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस even if it earns प्रॉफिट। एक बेसिक से यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान के चलो यहाँ पे मैंने गाड़ी खरीदी। अब गाड़ी खरीदने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे इसका यूज़ ही नहीं है, ऐसे ही पड़ी रहती है, पड़े पड़े बस मेंटेनेंस दे रही है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा यार कोई ज़रूरत तो है नहीं, बिना मतलब खरीद ली, चले काम करती हूँ, उसको मैं सेल ऑफ कर देती हूँ। तो ऐसे केस में मान के चलो मैंने गाड़ी खरीदी थी 70,000 में और लकीली वो बिक गई 82,000 में। तो यहाँ पे टेक्निकली अगर देखा जाए तो 70,000 में खरीदा, 82,000 में बेचा, तो मुझे 12,000 का प्रॉफिट हुआ। बट क्या मैं इसको बिजनेस कहूँगी? कतई ही नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप वो जो काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें रेगुलरिटी हो। हाँ, मेरा काम ही यही है कि पुरानी गाड़ी को लेकर उसको यहाँ पे फिनिशिंग करके उसको हायर प्राइजेस पे बेच के प्रॉफिट कमाना। जैसे बहुत सारे जो ऐसे बिजनेसेस है वो इनका काम ही करते हैं, उनका काम ही होता है सेकेंड हैंड कार्स का, राइट, जिसमें वो डील करता है, डेली सेल करते हैं, प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो बिजनेस है। बट मैंने ये किया क्योंकि मेरी गाड़ी पड़ी थी, बट मेरा वो काम नहीं है, मैं उसको डेली नहीं करती हूँ, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे बिजनेस नहीं है। तो रेगुलरिटी हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस में होना, जो आप रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट एंड इनकम कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि बिजनेस कोई ना कोई फॉर्म ऑफ यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज जो मेंशन्ड है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, राइट। तो फॉर्म यूटिलिटी की बात करूँ तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका है मैन्युफैक्चरिंग। क्या है बेस्ट एग्जाम्पल बेटा? तो मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वुड को लिया, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट किया। अब टेक्निकली अगर वुड होता तो शायद मेरे कुछ काम का नहीं था, बट मैंने उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जो मुझे कोई ना कोई यूटिलिटी दे रहा है, मेरी कोई ना कोई नीड और वांट सेटिस्फाई कर रहा है। तो वुड को लेना, उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करना, कॉटन को लेकर उसको क्लॉथ या शर्ट में कन्वर्ट करना, ये फॉर्म यूटिलिटी होता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पे आप प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे सकती हूँ दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कि गुड्स को यहाँ पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाना। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिसमें गुड्स प्रोड्यूस तो होते हैं, बट फैक्ट्री के आजू बाजू मार्केट नहीं होता है, राइट, और गुड्स बनते हैं एक जगह है बट उसकी रिक्वायरमेंट कई जगहों पे होती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, मार्केट्स तक कौन पहुंचाता है? तो ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाता है, जो प्लेस यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करता है। देन अगर मैं बात करूँ टाइम यूटिलिटी की, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे सकती हूँ, दैट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को कॉमन लैंग्वेज में हम गोडाउन्स भी यहाँ पे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर टाइम यूटिलिटी की बात करूँ या वेयर हाउसिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं। बेसिक से एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि गेहूं, वीट, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर गेहूं या वीट की बात करूँ तो कुछ जो सीजन्स है उसी में ग्रो होता है, बट हम तो वीट का कंजम्पशन बेटा 12 मंथ्स करता है, साल भर करता है, 365 डेज शायद करता है, राइट। तो ऐसे केस में ये वीट को जब तक उसकी डिमांड नहीं आती उसको सेफली स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे स्टोर करते हैं बेटा? वेयर हाउसेस में स्टोर करता है, जो कि यहाँ पे क्या क्रिएट करता है? टाइम यूटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करता है, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है, या तो आप कह सकते हो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ एवरी बिजनेस, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी ऐसा काम जो प्रॉफिट मोटिव के साथ नहीं किया गया या जिसका अल्टीमेट एम प्रॉफिट नहीं है, या जो प्रॉफिट के लिए नहीं बस समाज सेवा के लिए किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे बिजनेस नहीं है, उसको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अब देखिए बिजनेस है तो रिस्क है, यहां पे देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, या तो आप कह सकते हो इर्रेगुलर प्रॉफिट्स, या तो इनकम बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक चीज को हमेशा हमेशा याद रखना। देखिए बेटा बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस में एक तो प्रॉफिट गारंटी नहीं होता है, आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो हो सकता है इनएडिक्वेट हो, मतलब 100 रुपया प्रॉफिट कमाया भाई उससे क्या ही तो हो जाएगा, राइट। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट होना, प्रॉफिट ना होना, कभी प्रॉफिट होना कभी ना होना, ये हर एक बिजनेस में होता है। तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स है, प्रॉफिट आएगा ये बिल्कुल भी यहाँ पे गारंटी नहीं है। अनसर्टेन मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हर एक बिजनेस में एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, और जनरली मैं अगर बात करूं तो रिस्क एंड बेनिफिट दे हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब जनरली बिजनेस में ऐसे कहा जाता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो देयर आर चांसेस कि आपको जो उससे बेनिफिट होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, रिस्क कम तो बेनिफिट भी शायद कम होगा। देखिए बेटा, कोई भी बिजनेस आज रिस्क फ्री नहीं है। हाँ, ऐसा है कि कुछ बिजनेसेस है जिसमें कम रिस्क है, कुछ बिजनेसेस है जिसमें ज्यादा रिस्क है, पर जनरली ऐसे बिजनेसेस जिसमें ज्यादा रिस्क होता है वहां पे प्रॉफिट अर्निंग या बेनिफिट के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। बट एवरी बिजनेस हैज सम और दी अदर रिस्क। हाँ, स्केल ऑफ रिस्क जो है या अमाउंट ऑफ रिस्क इन एवरी बिजनेस जो है वो वेरी कर सकता है, कहीं पे कम रिस्क होगा, कहीं पे ज्यादा रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक बिजनेस के कुछ एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही है जो मैंने अभी आपको बताया। अब हम जाते हैं उस पार्ट पे जो हमने 11th में करा था, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इसको हम क्या कहते थे, क्या था वो चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, ठीक है, उसको हमने करा था। उसके बाद हमने पब्लिक प्राइवेट कंपनी करा था, पीपीपी, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीपी में हमने पब्लिक एंटरप्राइजेस को करा था, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, एंड पीपीपी भी हमने करा था, राइट, और गवर्नमेंट कंपनीज भी करा था। तो यही चीज यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है। तो बच्चे जिनको 11th का चैप्टर नंबर 2 और 3 याद है, 3 तो इतना नहीं है, 2 बेसिकली उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिनको नहीं याद है उनके लिए ये एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको बिल्कुल भी ये पार्ट को स्किप नहीं करा है, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो कोई भी बिजनेस है या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, यहाँ पे ये बिजनेस को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है कि भाई अगर कोई बिजनेस है तो उसकी मैक्सिमम ओनरशिप किसके पास है। अगर कोई इंडिविजुअल के पास या फर्म के पास या कंपनी के पास है तो प्राइवेट सेक्टर में आता है। अगर यही ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या बोथ हो, तो ऐसे केस में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो जाता है। बट यही जो ओनरशिप है, शेयरिंग है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों की शेयरिंग है, तो यहाँ पे ज्वाइंट सेक्टर में आता है। और इसीलिए यहाँ पे 3 कैटेगरीज है जो आपको यहाँ पे समझनी है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपका आता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जहाँ पे जो आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें जो ओनरशिप है, ठीक है, ओनरशिप एंड जो आपका मैनेजमेंट है, ये दोनों चीजें इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फर्म्स या कंपनी होता है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस है जिसकी ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल यहाँ पे इंडिविजुअल फर्म्स या कंपनीज के हाथ में है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज किया जाता है। अब प्राइवेट सेक्टर कई तरीके से फॉर्म होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जिसको यहाँ पे HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है, हमने इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोल के पढ़ा था, या तो कंपनीज है जिसको हम यहाँ पे क्या कहते थे, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक फॉर्म्स है जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। वही अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि बिजनेस की जो ओनरशिप है या मैनेजमेंट है, या आप कह सकते हो कंट्रोल है, वो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है बेटा। अब मैं जब गवर्नमेंट कहती हूँ तो इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है, दोनों के हाथ में कंबाइंड भी हो सकता है, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यहाँ पे अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यहाँ पे कहते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक है आपका डिपार्टमेंटल, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों को आपको नहीं करना है क्योंकि इस चैप्टर का मेन फोकस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ही है, राइट। थर्ड जो यहाँ पे आता है दैट इज अ जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज वेयर ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है दैट इज शेयर्ड बिटवीन प्राइवेट सेक्टर
प्लस पब्लिक सेक्टर। तो कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉइंट ओनरशिप है या जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट मैनेजमेंट है, तो उसको हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। जनरली ऐसे केसेस में जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग होती है, डिजाइनिंग होती है, वो हम प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। जो मेन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या फिनेंस इनपुट होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर को होता है। बेनिफिट दोनों यहाँ पे शेयर करते हैं। तो जब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिलके एक साथ आकर कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है तो उसको हम यहाँ पे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं। तो बेसिकली बिजनेस 3 तरीकों से किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। बट जैसे मैंने कहा यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, जो यहाँ पे 5 तरीके से बनाया जाता है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी 2 टाइप्स की बिजनेसेस होता है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जिसको आज हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्म ऑफ बिजनेस जो मोस्ट कॉमन इन इंडिया है वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए, मुझे अगर इसका मतलब समझना है तो यही वर्ड को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती हूँ। एक हो जाता है आपका सोल, दूसरा हो जाता है आपका प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब यहाँ पे होता है ओनली, प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पे मतलब होता है ओनर। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ओनली ओनर, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली एक वन मैन कंट्रोल बिजनेस होता है जहां पे एक ही व्यक्ति होता है, एक सिंगल आप कह सकते हो ओनर होता है इस बिजनेस में, जो बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है, बिजनेस का सारा रिस्क उठाता है, बिजनेस में सारा इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का डेफिनेशन जो है वो W.R. बैसेट ने दिया है, जिन्होंने कहा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे एक व्यक्ति, वन मैन है, जो इसको कंट्रोल करता है और इसको बेस्ट इन द वर्ल्ड यहाँ माना जाता है। क्यों बेस्ट इन द वर्ल्ड माना जाता है? क्योंकि भाई ये इजी टू फॉर्म है, कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है, इजी टू मैनेज होता है और यहाँ पे बहुत ही कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो इंडिया में यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, राइट। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी सोल प्रोप्राइटर है, जो इस सोल प्रोप्राइटरशिप को मैनेज कर रहा है, उसके पास उतना टैलेंट हो, राइट, या उतनी नॉलेज हो या उतनी स्किल से को भाई वो पूरा बिजनेस को अकेले यहाँ पे मैनेज कर सके, ठीक है। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ने के लिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या तो आप इसको फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी कह सकते हो, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर क्या कहता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, मतलब एक सिंगल पर्सन ओनरशिप होती है। एक ही व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, पूरे बिजनेस का डिसीजंस लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क लेता है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो इस बिजनेस का मैनेजमेंट है, जो कंट्रोल है, वो भी एक इंडिविजुअल के हाथ में होता है, राइट। तो याद रखना, जो इंडिविजुअल है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर होता है, राइट। तो वही व्यक्ति इस बिजनेस की सारी मैनेजमेंट चीजें करता है, कितना मटेरियल ऑर्डर होगा, क्या कब ऑर्डर होगा, किसको कितना हायर करेंगे, कितना सैलरीज देंगे, क्या लाइट बिल आया है, ये सारा जो मैनेजमेंट होता है, चाहे वो कोई भी चीज को लेकर हो, सारा मैनेजमेंट उस अकेले व्यक्ति को करना है। और साथ ही साथ जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, कंट्रोल का मतलब क्या? तो डिसीजन मेकिंग पावर, कि कब क्या होगा, कब क्या करना है, ये पूरा डिसीजन उस अकेले व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि ओनरशिप पूरे उसके हाथ में है। किसी को कुछ पूछना नहीं, किसी का यहाँ पे वोटिंग नहीं, किसी का यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल फाइनेंसिंग भी होता है। तो यहाँ पे जो एंटायर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है, ये एंटायर इन्वेस्टमेंट कौन लाता है बेटा? तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर खुद लाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारा उसका खुद का पैसा हो, ये ज़रूरी है, बट बैंक से लोन लेना या मार्केट से अगर आपको डेट उठाना है, उधारी पे पैसा उठाना है, तो भी वो सोल प्रोप्राइटर को खुद करना है। कोई भी और व्यक्ति इस बिजनेस में यहाँ पे आकर पैसा अपना नहीं डालता है, ठीक है, डाला तो भी सोल प्रोप्राइटर को एज ए डेट यहाँ पे देता है। तो मेजॉरिटी जो भी पूरा इन्वेस्टमेंट है, पूरा यहाँ पे किसका होता है बेटा? सोल प्रोप्राइटर का अकेले का खुद का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कहती है कि यहाँ पे कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। मतलब क्या कि सोल प्रोप्राइटर एंड इट्स बिजनेस इज वन।
कानूनन इन द आइज ऑफ लॉ, अगर हम स्पेसिफिक टर्म्स में कहें कानूनन या इन द आइज ऑफ लॉ, जो सोल प्रोप्राइटर है और जो उसका बिजनेस है इसको कानूनन एक माना जाता है। तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप ने कुछ गलती की तो वो और उसका बिजनेस सेम है, मतलब गलती बिजनेस की भी मानी जाएगी। अगर बिजनेस ने कुछ यहाँ पे फ्रॉड करा तो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप को ही पकड़ा जाएगा। तो इन द आइज ऑफ लॉ ये लीगल एंटिटी में कोई सेपरेशन नहीं है, सोल प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दोनों को एक माना यहाँ पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर है, इस सोल प्रोप्राइटर के यहाँ पे पर्सनल एसेट्स भी चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ने 50 लाख का लोन लिया था या तो डेट रेस किया था। अब 50 लाख का डेट रेस किया लेकिन बिजनेस इतने अच्छे से नहीं चला, बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो ये डेट पे करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, एक टाइम पीरियड तक हमें डेट मिलता है, टाइम पीरियड एक्सपायर होने के बाद डेट और इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है, चाहे बिजनेस चले ना चले। तो ऐसे केस में वो जो डेट है, जिसने हमें डेट दिया है, जो हमारा डेटर है, वो आएगा और सबसे पहले जो हमारी बिजनेस प्रॉपर्टी होती है उससे हमें कर्जा चुकाना है। बट मान के चलो मेरी बिजनेस प्रॉपर्टी 35 लाख की है, कर्जा मैंने लिया है 50 लाख, तो बचे 15 लाख सोल प्रोप्राइटरशिप के एसेट्स को भी बेचकर रिकवर किए जा सकता है। कहने का मतलब ये कि बिजनेस एसेट्स अगर इनफ नहीं है यहाँ पे लोन या डेट या कर्जा चुकाने के लिए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के एसेट्स को बेचकर भी कर्जा चुकाया जाता है। इसीलिए लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे सोल बेनिफिशियरी भी होता है। तो ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू ओनर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भले रिस्क सोल प्रोप्राइटर अकेले ले रहा है, सारे इन्वेस्टमेंट अकेले कर रहा है, यहाँ पे उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी का एक खतरा होता है, बट जो भी इस बिजनेस से प्रॉफिट होता है बेटा वो भी सारा तो उसी को जाएगा। अब मान के चलो बिजनेस से महीने में 4 लाख कमाए तो पूरे 4 लाख किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के, क्योंकि एक ही ओनर है ना, और किसी में तो आपको बांटना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इतना कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों है? क्योंकि इट इज वेरी इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। यहाँ पे कोई भी स्पेशल एक्ट, नो एक्ट है जो, या कोई कानूनन एक्ट आप कह सकते हो, नहीं है जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म को गवर्न करती है कि भाई ये प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, लाइसेंसेस चाहिए, ऐसा नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है बहुत इजी है शुरू करना, और अगर बिजनेस नहीं चलता है, कोई भी और दिक्कत के कारण बिजनेस को क्लोज करना है, तो भी इसमें मिनिमल लीगल या नो लीगल फॉर्मेलिटीज आप कह सकते हो है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो यहाँ पे लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे अकेला जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वही सारा यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो मैनेजमेंट लिमिटेशन आता है उसके लिए आप एक जो एक्सपांशन कर सकते हो लिमिटेड एरिया तक कर सकते हो। भाई आप एक लोकल एरिया या एक पर्टिकुलर एरिया कन्फाइंड रह सकते हो। आप कहोगे कि मुझे ऑल इंडिया एक्सपांड करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकेले ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको एक छोटे स्केल पे एक लिमिटेड एरिया में बिजनेस करना है तो सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट, जो कि है आपका पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो शुरू होने का सबसे पहला कारण ही ये था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ कॉमन लिमिटेशंस थे। क्या थे ये कॉमन लिमिटेशन? तो सबसे पहला लिमिटेशन आता है लिमिटेड कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अलोन इन्वेस्टर है, उसको खुद ही सारा पैसा यहाँ पे अरेंज करना है, खुद ही सारा पैसा यहाँ पे लाना है। तो अकेला इन्वेस्टर है तो जाहिर सी बात है कैपिटल लिमिटेशन, कितना पैसा आप रेज कर सकते हो, वो यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल मैनेजमेंट भी आता है। उसको अकेले यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो भाई सारी चीज़ें अकेले मैनेज करने पे एक चीज़ पे फोकस तो कर नहीं पाओगे। तो हो सकता है कुछ चीज़ों में आप अच्छे हो, कुछ चीज़ों में आप नहीं हो। ठीक है, थर्ड चीज़ यहाँ पे क्या है, तो दैट इज लिमिटेड कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे मान के चलो डेथ, इंसैनिटी एक्सेट्रा अगर हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है, तो ऐसे केस पे देयर आर हाई चांसेस कि बिजनेस यहाँ पे बंद हो जाएगा। हाई चांसेस
ठीक है। तो पूरा जो बिजनेस कंटिन्यूटी है ना, वो यहाँ पे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में शायद ना मिले। तो इन्हीं लिमिटेशंस के कारण यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म हुआ। बट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्जैक्टली क्या है वो पहले हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 जो ये पार्टनरशिप बिजनेस को एक तरीके से गवर्न भी करती है, अगर मैं ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 का डेफिनेशन देखूँ तो उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। मतलब क्या, यहाँ पे मोर देन 1% इंक्लूडेड होता है, तभी मैंने पर्सन्स बोला, राइट। तो यहाँ पे एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने एग्री किया है कि इस बिजनेस से होने वाला जो भी प्रॉफिट है उसको हम यहाँ पे शेयर करेंगे, और यहाँ पे अगर लॉस होगा तो भी ऑब्वियसली शेयरिंग होगा। बट इंपॉर्टेंट चीज, एक्टिंग फॉर ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो 5 जन है पार्टनरशिप फर्म में, राइट, तो ऐसे केस में एक जन है वो पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, बाकी 4 ने मेजरली सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो उस व्यक्ति ने अगर कोई भी प्रॉफिट कमाया तो भी सब चीज़ों में बटेगा, मतलब सभी लोगों में बटेगा, और अगर नुकसान हुआ तो भी सभी लोगों को भोगना है। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप तब होती है जब लोग एक साथ आते हैं, अग्री करते हैं कि बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या नुकसान यहाँ पे हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे एक व्यक्ति यहाँ पे बिजनेस डिसीजन ले या सब मिलकर यहाँ पे डिसीजंस ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गलतफहमी जो मैं यहाँ पे दूर करना चाहूंगी कि अगर मैं यहाँ पे 1% एक्टिंग फॉर ऑल की बात करूँ, राइट, या तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग की बात करूँ, तो जनरली एक अजम्पशन होता है कि इक्वली होता है। मतलब मैं कहती हूँ एक बिजनेस में 2 पार्टनर है तो 50-50 बटेगा, जरूरी नहीं है। ये प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग का जो रेशियो या परसेंटेज है ये म्यूचुअली डिसाइड होता है। ये 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, यहाँ पे 75-25 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन क्या काम कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट ला रहा है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसको हमेशा यहाँ पे याद रखना। अब हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ फीचर्स भी इसको कह सकते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की बात करूँ तो पार्टनरशिप का यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ही ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, या तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो रीसेंट एक्ट आई है सेक्शन 10 मिसलेनियस एक्ट के मुताबिक यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट कितनी दी गई थी बेटा, तो यहाँ पे 50 पार्टनर्स की लिमिट दी गई थी। ठीक है, आगे जाते हैं सेकंड पे जो कि कहता है एग्रीमेंट। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या तो रिटर्न भी हो सकता है। सबसे पहली चीज आपको ये समझना है। ठीक है, तो एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है कि हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि भाई प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, लॉस कैसे शेयर करेंगे, कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे मैनेज करेगा, कौन कितना इन्वेस्टमेंट लाएगा एंड सो ऑन। अब ये जो एग्रीमेंट है आप बोलचाल से भी कर सकते हो, मतलब ओरली भी कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो, बट हमेशा एडवाइजेबल होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हम रखें सो दैट एक प्रूफ हो हमारे पास और कल उठ के कोई भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो भी वो दूर हो जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो भी पार्टनर से म्यूचुअली प्रॉफिट शेयर करते हैं, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है कि किसका कितना प्रॉफिट यहाँ पे होगा, ये अगेन म्यूचुअली डिसाइड होता है और इस एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ पे मेंशन होता है। राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। किसकी बेटा, तो सारे पार्टनर्स की। राइट, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि मान के चलिए एक पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे डेट लिया है, तो ऐसे केस में अगर हम ये डेट नहीं चुका पाए तो सबसे पहले जो हमारे फर्म के एसेट्स है उसको सेल करके डेट को रिकवर किया जाता है। बट फिर भी अगर डेट हम पूरा नहीं कर पाए तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को चार्ज करके भी डेट को रिकवर किया जा सकता है, चाहे वो सारे पार्टनर्स का इक्वली हो या सारे पार्टनर्स के पास उसने एसेट्स ना हो तो एक के पास ज्यादा हो तो उसका ज्यादा हो, कोई भी तरीके से, बट सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनके पर्सनल एसेट्स को भी चार्ज करके डेट को रिकवर किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, तो दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी। बेटा इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, द डिसीजन टेकन बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स अप्लाइज ऑन ऑल। इसको याद रखना, हमेशा याद रख।
यहाँ पे एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब क्या कि अगर एक पार्टनर है वो कोई डिसीजन ले रहा है तो हम नहीं कह सकते कि यार ये डिसीजन हमने नहीं लिया, हमारी क्या गलती, हम क्यों नुकसान भरे। नो, कोई भी पार्टनर का लिया हुआ डिसीजन ऑटोमेटिकली बाकी सारे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है या बाकी सारे पार्टनर्स पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है। यहाँ पे हर एक पार्टनर जो है दो रोल प्ले करता है, एक ऑफ अ प्रिंसिपल एंड दूसरा एज एन एजेंट। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे पार्टनरशिप में कहा जाता है कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया तो बाकी सबके ऊपर वो अप्लाई होता है। ठीक है, अगर कोई भी उससे नुकसान हुआ तो सबको मिलकर भरना है। वैसे ही कोई और पार्टनर ने डिसीजन लिया तो मेरे पे भी अप्लाई होता है। मतलब आप दोनों तरीके से एक्ट करते हो, एक आप डिसीजन लेते हो सबके ऊपर लागू होता है, कोई और डिसीजन लेता है तो आपके ऊपर भी यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो अटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रस्ट एंड लॉयल्टी पे चलता है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये माना जाता है कि भाई कोई भी पार्टनर यहाँ पे कुछ भी छुपाएगा नहीं, जो भी एक्सपेंसेस है, अकाउंट्स है, डीलिंग्स है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखेगा, सब कुछ डिक्लेयर करेगा, तो उस बेसिस पे एक पार्टनरशिप फर्म बेटा फॉर्म होता है। कोई पार्टनर ने चीटिंग कर दी, कोई पार्टनर ने यहाँ पे पैसा ज़्यादा लिया कम दिखाया तो ये गलत है, तो ऐसे केसेस में फिर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मतलब क्या कि मान के चलो आप एक XYZ कंपनी है या फर्म है जिसके आप पार्टनर हो। ठीक है, ऐसे केस में आपकी मर्जी, आपने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, वो पार्टनर बन गया, ऐसा नहीं होता है। कब किसको कितना शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और ये म्यूचुअली डिसाइड होने के बाद ही ट्रांसफर्स प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूटी की बात करूँ तो एक तरीके से यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, क्या होता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि कोई भी एक पार्टनर के डेथ इंसैनिटी से पूरी पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व होती है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मान के चलो आप कोई एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, अब आपको चाहिए कि भाई आपको इसको एग्जिट करना, आपको ये पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर अभी नहीं रहना है, मतलब आपको यहाँ पे हिस्सा नहीं लेना है। तो ऐसे केस में आपको एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए अप्लाई करना होता है कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं अभी पार्टनर रहना, मुझे अभी पार्टनरशिप का जो मेरा रिलेशन है वो खत्म करना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए आप अप्लाई करोगे, सबके मेजर कंसेंट से इसको डिसॉल्व किया जाएगा। बट आपने एग्जिट मारा, कोई आ गया या एक की डेथ हो गई, बाकी 4 कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बेटा देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी का हो या कंपनी का हो, इट इज वन एंड द सेम, राइट। जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्जैक्टली क्या है? सबसे पहले कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है जहाँ पे अगेन मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है अगर स्पेशली प्राइवेट कंपनी है, और मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत होती है अगर यहाँ पे आप पब्लिक फॉर्म ऑफ कंपनी फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल होता है, कोई ज़बरदस्ती एक साथ नहीं आता, अपने मर्जी से एक साथ आके कंपनी फॉर्म करता है जिनके कॉमन ऑब्जेक्टिव, गोल्स या विजन्स यहाँ पे होते हैं। अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है मिनिमम 2 लोग चाहिए, अगर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना है तो मिनिमम 7 लोगों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब ये जो कंपनी फॉर्म होती है, जाहिर सी बात है ये जो भी लोग एक साथ आते हैं उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे वो अपने कैपिटल को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखिए बेटा, बेसिकली शेयर्स क्या होता है, तो मान के चलिए मेरे कंपनी में टोटल 100 रुपए का कैपिटल है। ठीक है, ये टोटल कैपिटल है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, इस कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि लेटर से ये टोटल 100 पार्ट्स है, मैंने ये जो 100 रुपए का कैपिटल है उसको 100 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, तो लेटर से एक पार्ट 1 रुपए का हो गया, राइट। तो ये जो एक पार्ट है इसको बेटा हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो एक कैपिटल है जिसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ये जो एक पार्ट होता है वो शेयर होता है। ये शेयर जो भी पर्सन खरीद लेता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। और याद रखना ये जो शेयर होल्डर है दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। बेटा वो लोग कौन है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये कैपिटल जो है उसको हम डिवाइड करते हैं, डिविजिबल करते हैं इनटू यूनिट्स। ये यूनिट्स को बेटा क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। याद रखना यहाँ पे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है कैसी होती है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, आगे मैं समझाऊंगी लिमिटेड लायबिलिटी कैसे होती है, क्या लायबिलिटी हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है,
चलिए अब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो एक डेफिनेशन है जो यहाँ पे प्रोफेसर एल.एच. हैनी ने दिया था वो डेफिनेशन हम यहाँ पे समझते हैं। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई एक इंडिविजुअल होते हैं, ये वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है या यहाँ पे वो प्रॉफिट के लिए कंपनी फॉर्म करते हैं। जाहिर सी बात है वो कैपिटल रेज करेंगे, कैपिटल रेज करने के लिए कैपिटल को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, शेयर्स कहते है। और शेयर्स की जो भी ओनरशिप होती है राइट, ये यहाँ पे कंडीशन ऑफ मेंबरशिप पे होती है, कंडीशन ऑफ मेंबरशिप पे होती है। तभी मैंने क्या कहा कि ये शेयर होल्डर्स को क्या कहा जाता है, ओनर्स ऑफ द कंपनी कहा जाता है राइट। अब यहाँ पे जो दूसरा डेफिनेशन है वो दिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 वही एक्ट है जो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी उसका जो भी फंक्शनिंग है, रनिंग है, रूल्स रेगुलेशन ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पे गवर्न करती है। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। उन्होंने कहा कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ एनी प्रीवियस एक्ट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी है, याद रखना, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 क्या कहती है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को एज पर कंपनीज एक्ट 1956 रजिस्टर कराया है टू एक्ट लाइक अ कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, उनको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन दिया है। बट ये डेफिनेशन कराने के दो कारण, एक तो आपको पता चले कि कौन सी एक्ट यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी को गवर्न करती है, और दूसरा इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं उसके फीचर्स या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जिससे आप जॉइंट स्टॉक कंपनी और यहाँ पे इजीली समझ सकोगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी बेटा क्या कहता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी एसोसिएशन किसका, ऑफ पीपल, जो एक साथ आके यहाँ पे एक कंपनी फॉर्म करते हैं विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर एसोसिएशन ऑफ पीपल्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं तो ऐसे केस में मिनिमम 7 लोग चाहिए जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, और वो यहाँ पे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकते हैं राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को इन द आइज ऑफ लॉ एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। क्यों एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बाय प्रॉपर्टी, और या आप कह सकते हो कैन बाय और सेल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो साइन कर सकता है, कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट, उसके ऊपर केस हो सकता है, वो किसी और के ऊपर केस कर सकता है। टेक्निकली एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कहीं ना कहीं एक पर्सन के तौर पे एक्ट करती है, लेकिन वो एक लिविंग पर्सन जस्ट लाइक अ ह्यूमन नहीं है, और इसीलिए हम उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। अब जैसे हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर केस कर सकता है, सारा काम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कर सकता है। ठीक है, बट इट इज नॉट अ ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। याद रखना यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट। तो मान के चलो कि कंपनी के ऊपर केस हो गया तो उसके मेंबर के ऊपर केस नहीं हुआ है, ठीक है, कंपनी के ऊपर हुआ है, उसके मेंबर ने कुछ किया तो उसका नाम कंपनी के ऊपर नहीं आता है, उसके मेंबर्स और कंपनी दोनों की अलग आइडेंटिटीज है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो यहाँ पे कॉमन सील, जैसे यहाँ पे एग्रीमेंट करना है, कुछ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरीके से सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन सील है ये सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे माना जाता है, जहाँ पे कंपनी का नाम जो है एनग्रेव्ड होता है, और जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम ये कॉमन सील यूज करते हैं एज अ सिग्नेचर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, किसकी बेटा, तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं या तो जो ओनर्स होते है, जैसे मैंने कहा था ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एक शेयर होल्डर का एग्जांपल लेते हैं। लेटर से यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर है मिस्टर
ए जिन्होंने हमारे कंपनी के 100 शेयर्स परचेज किए एट 10 रुपीज ईच, ठीक है, 100 शेयर्स परचेज किए एट 10 रुपीज ईच, जिसमें से उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया, ऑलरेडी पेड कितना, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 8 रुपीज पर शेयर, मतलब टेक्निकली उन्होंने कितना पे कर दिया, तो यहाँ पे मुझे 800 रुपीज पे कर दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना है या बचा पैसा उनका कितना है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 2 रुपीज पर शेयर या तो 200 रुपीज। तो ये हो गई उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी जो कंपनी उनसे मांग सकती है। देखो बेटा, एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। मैंने अगर 100 शेयर्स खरीदे 10 रुपए का एक शेयर, मतलब मुझे कंपनी को 1000 रुपए देना है, जिसमें से 800 रुपए मैंने ऑलरेडी दे दिए। बचे कितने हैं? अनपेड शेयर कैपिटल कितना है? 200 रुपया, वो मेरा मैक्सिमम लायबिलिटी है, उससे 1 रुपया ज्यादा कंपनी मेरे से नहीं ले सकती या मांग सकती। तो इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी, ऐसा नहीं कि मेरा एसेट चार्ज हो सकता है, पर्सनल एसेट चार्ज हो सकता है, ना, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखिए, मैं अगर ट्रांसफरेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कंपनी होती है, एक होती है आपकी प्राइवेट, दूसरी होती है आपके पब्लिक, राइट। तो मैं अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो पब्लिक कंपनी में जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट जो प्राइवेट कंपनी है यस उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट ऐसा नहीं कि भाई आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ओनरशिप यहाँ पे पॉसिबल होता है इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो दैट इज डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आप कह सकते हो सेपरेट है। बेटा ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन है, बार बार मैं बताते आ रही हूँ कौन है, तो जो उसके शेयर होल्डर्स है। अब शेयर होल्डर्स लाखों करोड़ों होते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, हो सकता है कि उनको कंपनी को मैनेज करने के लिए जो स्किल्स, एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज है वो नहीं है। तो ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कलेक्टिवली एक मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे इलेक्ट करता है। ये जो मैनेजमेंट है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके हाथ में कंपनी की इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट या डिसीजन सौंप दिए जाते हैं, जो वो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास हो सकता है। तो ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, दोनों में यहाँ पे सेपरेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है नंबर ऑफ मेंबर्स। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। 2 तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर्स की लिमिट है दैट इज 50, जबकि अगर पब्लिक लिमिटेड की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये जो 50 की लिमिट है ये पहले की है। अगर मैं रिसेंट लिमिट की यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो अब ये लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो इस लिमिट को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है टू 200, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं मैक्सिमम लिमिट इन प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो बेटा दिस इज अपडेटेड, इसको यूज करोगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं अप टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ एक्शन। अब लिमिटेशन ऑफ एक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कुछ ऐसे एक्ट्स है जिनसे गवर्न होती है, जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट है, चाहे वो 1956 हो या कोई भी अपडेटेड एक्ट हो। कंपनी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी मेंशन्ड होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में 11th में पढ़ाया गया था। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट है, या तो आप कह सकते हो जो भी इंटरनल मैनेजमेंट के उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये डॉक्यूमेंट जो हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के टाइम बनाते हैं, इसके अंदर या इसके दायरे में रहकर ही एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को अपने फ्यूचर डिसीजंस या जो भी ऑपरेशंस है वो करने होते हैं, राइट। उसके अलावा जो भी वाइंडिंग अप ऑफ अ प्रोसेस है, अब एक कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, कि यहाँ पे चाहे ओनरशिप हो या शेयर होल्डर्स की बात करें, किसी की भी डेथ यहाँ पे या इंसैनिटी कंपनी के एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करती, ये सालों साल चल सकती है। तो कंपनी को अगर आपको बंद करना है या क्लोज करना है तो उसके लिए एक लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, राइट। तो वाइंडिंग अप ऑफ अ प्रोसेस भी एक लीगल प्रोसेस है
जो यहाँ पे आपको फॉलो करके ही कंपनी को यहाँ पे बंद करना होता है या वाइंड अप करना होता है, राइट और वही आपका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज वाइंडिंग अप। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका क्या होता है, एक परपेचुअल सक्सेशन या तो एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो इस कंपनी को मुझे अगर बंद करना है, क्लोज डाउन करना है, तो उसके लिए मुझे वाइंडिंग अप का प्रोसेस फॉलो करना है, राइट तो यहाँ पे कंपनी को अगर मुझे टर्मिनेट करना है, वाइंडिंग अप प्रोसेस यहाँ पे मैं फॉलो करूंगी जो अगेन कंपनीज एक्ट में मेंशन्ड है और उसके मुताबिक ही मुझे कंपनी को यहाँ पे बंद करना है। तो यहाँ पे कंपनी शुरू करने के लिए भी एक लीगल प्रोसेस है, कंपनी बंद करने के लिए भी एक लीगल प्रोसेस है जो मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पे एक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं फिर टू द नेक्स्ट, दैट इज चॉइस टू बी मेड। अब चॉइस की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो इसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस है। एक मैं यहाँ पे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकती हूँ, ठीक है। दूसरा मैं इसको एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकती हूँ, राइट सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि भाई कौन सा बेटर है और क्यों। सबसे पहले मैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए एंड मैक्सिमम पहले 50 थे बट इसको अपडेट होके अभी कितने हो गए हैं, 200 मेंबर्स हो गए हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को इंक्लूड नहीं करते, राइट। प्राइवेट कंपनीज का यहाँ पे राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स है, मतलब जो ट्रांसफर्स ऑफ शेयर है आप कर सकते हो बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकती, बेसिकली प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती कि कोई भी आओ हमारे शेयर्स खरीदो। वो यहाँ पे सिलेक्टिव प्लेसमेंट करते हैं, किसको शेयर्स देने हैं नहीं देने हैं उसका यहाँ पे एक तरीके से एक रेस्ट्रिक्शन होता है, राइट। प्राइवेट लिमिटेड की बात करूँ तो उनका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो यहाँ पे कितना है, 1 लाख रुपीज़ है एंड यहाँ पे वो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, ये मैंडेटरी है, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर्स है बट मैक्सिमम की कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, मतलब कितने भी मेंबर्स यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं बट शुरू करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। उनके जो शेयर्स उसके ट्रांसफर में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, मतलब ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जब चाहे जिसको चाहे जो शेयर होल्डर्स है वो शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रोस्पेक्टस के द्वारा पब्लिक को इन्वाइट करती है टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, डिबेंचर्स या एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी जो इशू करके वो कैपिटल रेज करना चाहती है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 1 लाख का पेड अप कैपिटल होता है, यहाँ पे मिनिमम 5 लाख का होता है, अगेन अपर लिमिट गिवन नहीं है। कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के आगे आपको सिर्फ लिमिटेड दिखेगा, तो अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखोगे, पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो एक कॉमन कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। बट मैं अगर चॉइस की बात करूँ तो प्राइवेट कंपनी में जो कायदे कानून रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत कम है, तो ये ईजी टू फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पे ना थोड़ी जो डिज़ायरेबल अगर मैं कहूँ कि भाई चूज़ क्या करोगे तो प्राइवेट ज़्यादा आसान है, ज़्यादा ईजी है, तो वो चूज़ लोग कर लेते हैं। क्यों, क्या आसान है, क्या रिस्ट्रिक्शंस ऐसे है जो पब्लिक में है प्राइवेट में नहीं है, वो हम यहाँ पे देखेंगे, राइट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने बस 2 मेंबर्स चाहिए, जबकि पब्लिक लिमिटेड के लिए मुझे 7 इकट्ठा करने पड़ेंगे। अब डायरेक्टर्स की भी बात करें तो अगेन प्राइवेट लिमिटेड में बस 2 डायरेक्टर्स चाहिए, राइट, बट अगेन यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ज़्यादा चाहिए, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अगर बात करूं तो यहाँ पे उनको प्रोस्पेक्टस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी उनको इनविटेशन टू द पब्लिक नहीं देना, तो इसके लिए वो क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बना के रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास फाइल कर देते हैं, राइट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वो ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेज के लिए नहीं रुकना होता। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो उनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करना या तो फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो है यहाँ पे जो है इट इज़ रिक्वायर्ड बाय अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अ नॉन मेंबर कैन नॉट, याद रखना कोई भी मेंबर जो प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा नहीं है वो उनके कोई भी बुक्स यहाँ पे इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करूँ तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड,
और ये पूरी चीज़ यहाँ पे चेंज कर देती है। भाई ये स्टैट्यूटरी मीटिंग हेल्ड करना या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाना प्राइवेट कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है, वो कर सकता है बट कानूनन मैंडेटरी नहीं है, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए है, राइट। तो अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करो, अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स या तो डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड की बात करो, आप यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास जो प्रोस्पेक्टस की फॉर्मेलिटी होती है उसकी बात करो, बहुत सारे तरीकों से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको यहाँ पे एडवांटेज होता है ओवर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दैट इज ओनली रीजन क्यों ज़्यादा डिजायरेबल है कि भाई लोग चाहते हैं कि भाई प्राइवेट लिमिटेड ही खोल लेता है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या तो इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, तो इसको गवर्न करता है आपका हिंदू लॉ, ठीक है, जो कहता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एज अ फैमिली आपके पास मेल लिनियली है, मतलब एक वो कहते हैं ना जनरेशन्स है, ठीक है, दादा उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे, तो ऐसे जनरेशन्स है फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब उनके जो पूरक है या पुरखों जिनको हम कहते हैं वो एंसेस्टर कॉमन है, एंड यहाँ पे उनके जो वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स है वो इस बिजनेस में यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूँ तो एक तरीके से ये वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि ये एग्जिस्ट होता है ओनली इन इंडिया, ठीक है। और ये एक फैमिली बिजनेस माना जाता है जहां पे ऑल ओनर्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। तो अगर 5 भाई है जो इस बिजनेस को बना रहे हैं तो 5 भाई के जो पापा है वो सेम हो सकता है, मतलब जो एंसेस्टर्स है दे विल बी द सेम। तो ये एक फैमिली बिजनेस तभी यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि जो सारे ओनर्स है दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है। अब मैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली 2 स्कूल्स ऑफ लॉ है, दैट इज दया भागा एंड मितक्षरा। अब दया भागा की बात करूँ तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल एंड आसाम में एग्जिस्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना कि दया भागा स्कूल जो है दैट एग्जिस्ट ओनली इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम। एज पर दया भागा, ठीक है, द सन एक्वायर्स द राइट इन द फैमिली प्रॉपरली ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। मतलब दया भागा क्या कहता है कि जो बेटा होता है वो यहाँ पे फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है ओनली जब उसके पापा की डेथ होती है। मितक्षरा स्कूल क्या कहता है, जो रेस्ट ऑफ इंडिया में है एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल एंड आसाम, वो कहता है द सन एक्वायर्स द राइट इन द फैमिली प्रॉपरली राइट फ्रॉम द बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म होते ही बिजनेस में उसका हक हो जाता है, उसके पापा जब तक है तब तक उसका कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेजॉरिटी जो है मितक्षरा फॉलो होता है, तो जो बाकी सारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा आप देख पाओगे। यहाँ पे 2 कंडीशंस है फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली जो फुलफिल होने पे ही ये बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। पहला कंडीशन है कि कम से कम मिनिमम 2 मेल मेंबर्स यहाँ पे होने चाहिए फ्रॉम द सेम फैमिली ऑब्वियसली। सेकंड, कोई तो ऐसी पुरखों की जमीन होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं करते हो तो ऐसे केस में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यहाँ पे ओपन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका क्रिएशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉर्म करने के लिए जो हिंदू लॉ है वो एग्जिस्ट होता है, जिसको फॉलो करते हुए ही आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की शुरुआत करनी है। जो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, राइट, ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस अगर आप फिल करते हो बेटा तभी ही आप यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हो। कौन सी थी 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस? तो मिनिमम यहाँ पे 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप की बात करूँ तो जैसे मितक्षरा में गिवन था मेंबरशिप बाय बर्थ, तो यहाँ पे बच्चे का जन्म होते ही उसकी यहाँ पे एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की बात करूँ तो जो सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे मेंबर्स में से जो भी एल्डेस्ट मेंबर होता है, उम्र में सबसे बड़ा, उसको क्या कहते हैं? एल्डेस्ट मेंबर। वो एल्डेस्ट मेंबर को बेटा हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, उसको पोजीशन ऑफ अ कर्ता मिलती है।
जो अदर मेंबर्स है, अब एक व्यक्ति सबसे उम्र में बड़ा है बट बाकी लोगों का क्या, तो बाकी लोगों को बेटा हम क्या कहते हैं, तो बाकी लोगों को हम नाम देते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल है या जो भी मैनेजमेंट होता है वो हमेशा कर्ता के हाथ में होता है, और करता है एल्डेस्ट मेंबर बेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन जाता है। बाकी मेंबर्स का बिजनेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल राइट होता है, बट डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल या मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में यहाँ पे होता है। अब लायबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे दो पार्टीज एग्जिस्ट करती है, एक जो एल्डेस्ट मेंबर है जिसको हम कहते हैं कर्ता, और बाकी जो मेंबर्स है उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स। तो लायबिलिटी की भी बात करें तो कर्ता और को पार्टनर्स की लायबिलिटी अलग होती है। जो कर्ता है उनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, जबकि जो बाकी को पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी बेटा कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो कर्ता अकेले डिसीजन लेते हैं बट मेजॉरिटी रिस्क भी उनके ऊपर है। तो इन केस ऑफ लायबिलिटी या तो डेट, पहले तो आपके बिजनेस एसेट चूज होता है बट नहीं वो फुलफिल हुए तो को पार्टनर्स का जितना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा है उतना ही आप उनसे रिकवर कर पाओगे। वो भी काफी नहीं है तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी चार्ज करके भी डेट पे करना पड़ेगा, बट जो को पार्टनर्स है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी चार्ज नहीं होती। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो भी उनका हिस्सा है वही उनकी मैक्सिमम यहाँ पे लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, दैट इज द राइट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे मैं अगेन राइट ऑफ अकाउंट्स की जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस में बात करूँ तो मतलब टेक्निकली जो भी हमारे को पार्टनर्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे देखा था दो लोग थे, कर्ता एंड हमारे जो भी को पार्टनर्स थे, मतलब जो भी बाकी मेंबर्स है एक्सेप्ट फॉर द एल्डेस्ट मेंबर्स। ठीक है, तो ये जो को पार्टनर्स होते हैं इनके पास कोई भी राइट नहीं होता, चाहे वो अकाउंट्स इंस्पेक्ट की बात करो या चाहे अकाउंट्स के कंटेंट्स की कॉपी की बात करो। तो बिकॉज यहाँ पे कर्ता को हम सोल डिसीजन मेकर कहते हैं, तो जो राइट्स ऑफ अकाउंट्स है, चाहे वो अकाउंट्स को चेक करना हो चाहे उसके कंटेंट्स को कॉपी करना हो, वो किसके हाथ में होता है, तो वो यहाँ पे हमारे कर्ता के हाथ में होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट जो कि है माइनर एज अ मेंबर। तो यहाँ पे मैं अगर माइनर एज अ मेंबर की बात करूँ अगेन, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मेंबरशिप बाय बर्थ मिलती है, तो कोई भी व्यक्ति या बच्चा है जिसका जन्म हो गया उस फैमिली में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंबर ऑफ जॉइंट इन फैमिली बिजनेस बन गया। अब जन्मा हुआ बच्चा माइनर ही गिना जाएगा ना, राइट। तो ऐसे केस में कोई भी माइनर है वो मेंबर ऑफ जॉइंट इन फैमिली बिजनेस यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो दैट इज ओके, तो यहाँ पे मैं अगर डिसोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर ऑल मेंबर्स, ठीक है, ऑल मेंबर्स म्यूचुअली अग्री, राइट, कि सब मेंबर्स कहते हैं कि बाबा हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, तो ऐसे केस में वो इस बिजनेस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बेसिकली इस बिजनेस को एंड भी या खत्म भी यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि जो इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, मतलब जो कर्ता है, ये कर्ता के जो भी डिसीजंस होता है कि कर्ता ने कहा बाबा ये करेंगे ऐसा करेंगे, तो ये डिसीजंस ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन ऑल होता है। मतलब कर्ता ने कोई भी डिसीजन लिया तो फुल एंड फाइनल डिसीजन होता है और बाकी सबको ऑटोमेटिकली इस डिसीजन को यहाँ पे मानना होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं टू द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि है यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, या तो इसको हम जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से जानते हैं। अब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यहाँ पे मैं बात करूँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगेन एक यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, क्योंकि जनरली बिजनेस की अगर बात की जाए तो बिजनेस का प्राइमरी एंड अल्टीमेट मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट होता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में यहाँ पे इनका जो प्राइमरी या तो अल्टीमेट मोटिव है वो यहाँ पे शुरू होता है सर्विस मोटिव के साथ। मतलब उनका मेन मोटिव होता है सर्विस टू इट्स मेंबर्स और सर्विस टू इट्स पीपल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कॉर्पोरेशन एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं, जिनके कॉमन एम्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें इक्वालिटी फॉलो की जाती है। मतलब बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, राइट। तो इनका मेन इंटरेस्ट या मेन इनका फायदा क्या होता है कि जो भी उनके मेंबर्स है उनका फायदा देखे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखे अपने मेंबर्स का।
राइट। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कौन सी एक्ट गवर्न करती है, तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो बनी थी 1912 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 क्या कहती है कि अंडर सेक्शन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी का डेफिनेशन गिवन है कि सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने मेंबर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करे, अपने मेंबर्स की भलाई के बारे में सोचे एज पर द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मेंबर्स का बेनिफिट, मेंबर्स का इंटरेस्ट, मेंबर्स का फायदा, प्रॉफिट मोटिव नहीं, तो इस सर्विस मोटिव से एक तरीके से बिजनेस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, राइट। फीचर्स है तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो सबसे पहला फीचर है ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल है, लोग अपनी मर्जी से इकट्ठा आते हैं, यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती, एनीवन फ्रॉम एनी रिलीजन, कास्ट, क्रीड एक्सेट्रा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर उसके शेयर्स खरीद के यहाँ पे बन सकता है, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं 1 पर्सन या तो 1 मेंबर 1 वोट। ठीक है, मतलब टेक्निकली यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जिसके पास ज़्यादा शेयर्स है, जिससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, उसके हाथ में पावर है, वो डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक पर्सन को एक ही वोट यहाँ पे मिलता है, तो डेमोक्रेसी के बेसिस पे ये बिजनेस यहाँ पे रन किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो है सर्विस मोटिव, सर्विस टू इट्स मेंबर्स के लिए यहाँ पे ओपन होता है, ना कि अल्टीमेट प्रॉफिट मोटिव से यहाँ पे ओपन होता है, राइट। कैपिटल एंड रिटर्न की बात करें तो भाई इनका कैपिटल कैसे इकट्ठा होता है, तो जो भी मेंबर्स है यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के शेयर परचेज कर सकता है, ठीक है। शेयर परचेज के साथ साथ जो रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड वो भी मेंबर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन शेयर्स और रिटर्न्स को लेकर कुछ कायदे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न्स की बात करें तो उसमें 9% का एक मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन है कि भाई 9% से ज़्यादा रिटर्न या डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। वैसे ही शेयर्स का कुछ एक परसेंटेज है, आई बिलीव 1000 या 10%, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उतना ही एक व्यक्ति शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो दैट इज गवर्नमेंट ऑफ सरप्लस। मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूँ तो एक तरीके से यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि भाई इनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है सर्विस टू इट्स मेंबर्स, तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही साथ उनका एक एम होता है कि भाई हम अपने मेंबर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बेनिफिट दे सके, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे जाता है। पहले तो हमने बिजनेसेस पढ़े, उनके फॉर्म्स पढ़े एक्सेट्रा। अब हम सेकेंड पार्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आते हैं, जो कि है हमारा बिजनेस प्लान। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक प्लान ड्राफ्ट करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं बिजनेस प्लान। तो मैं अगर बिजनेस प्लान की बात करती हूँ तो बिजनेस प्लान एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले ये प्लान एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, ओरल प्लान्स कभी भी नहीं होते, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स या तो आप कह सकते हो बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होता है, ठीक है। फाइनेंसेस के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, फॉर्म के बारे में, सारी चीज़ें इस प्लान में यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो बिजनेस प्लान एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशन होते हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनाता है, फॉर्मली डिस्क्राइब करता है कि भाई मेरा जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स है जो मुझे इस बिजनेस को शुरू करने में लगेंगे वो यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड होता है। देखो बिजनेस प्लान के बेसिकली 2 रीजंस होते हैं कि एक आप बिजनेस प्लान बनाते हो सो दैट आपको बताओ कि भाई आपको क्या कब कैसे करना है, क्या फैक्टर्स को कंसिडर करने हैं, क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करना है। दूसरा बिजनेस प्लान कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स को हम पिच करते हैं कि भाई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, उसके लिए भी बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी बिजनेस प्लान से आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चलता है कि भाई आप अपने बिजनेस में यहाँ पे क्या कब कैसे करने वाले हो, क्या एलिमेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है एंड सो ऑन, ठीक है। बिजनेस प्लान को थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे समझते हैं। तो हम कहते हैं कि बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे सबसे पहले आपको पता चलता है कि फीजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस कितना है, कि भाई बिजनेस में जो भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, जो भी फाइनेंसेस रिक्वायर्ड है, या बिजनेस अगर शुरू हो भी गया तो क्या ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता चलता है। दूसरा जो वायबिलिटी ऑफ अ प्रपोज वेंचर है कि भाई ये वेंचर कितना वायबल है नहीं है, वो भी आपको पता चलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बिजनेस प्लान की बात करें तो जो भी प्रोविजंस आपको करने हैं कि भाई इस चीज़ में हमें दिक्कत आ सकती है, ये हमारे
बॉटलनेक्स है तो उसके लिए जो भी आपको प्रोविजंस करने हैं, अरेंजमेंट्स करने हैं कि आप अपने आइडिया को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सके, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो उसके साथ ऑब्वियसली कुछ रिस्क फैक्टर्स होता है। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस है तो रिस्क है, बट ये रिस्क फैक्टर्स को समझकर एनालाइज करके उस रिस्क के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर्डनेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे आप अपने बिजनेस प्लान से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं अब बिजनेस प्लान को लेकर कि बिजनेस प्लान में जैसे मैंने कहा बहुत सारी कंपोनेंट्स होता है, तो इस सारी कंपोनेंट्स को हम डिटेल में अंडर डिफरेंट हेड्स यहाँ पे पढ़ेंगे। कोई भी बिजनेस प्लान की यहाँ पे शुरुआत होती है सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पेज से, जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस, बेसिक डिटेल्स ऑफ द बिजनेस यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे अगर मैं इंट्रोडक्टरी प्रोफाइल या तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिजनेस की बात करूँ तो ये आपके बिजनेस प्लान का टाइटल या तो कवर पेज या तो फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे एक बिजनेस की जनरल प्रोफाइल या इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रमोटर कि कौन ये बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, हिज और हर क्वालिफिकेशंस, क्या क्वालिफिकेशंस है, उनके क्या एक्सपीरियंसेस एंड कैपेबिलिटीज है। अगर मान के चलो कि यहाँ पे हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस अडेप्ट कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स के नाम, नंबर, एड्रेसेस, डेजिग्नेशंस एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन होता है कि भाई ये बिजनेस इस व्यक्ति का है जो इतना क्वालिफाइड है, जिसका ये एक्सपीरियंस है एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, दैट इज द इंडस्ट्री प्रोफाइल। अब सबसे पहले तो आपने व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब यहाँ पे आता है आपके बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपके बिजनेस का नाम क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है, उसके अलावा जो उसकी बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, नेचर ऑफ बिजनेस के किस तरीके का आप यहाँ पे बिजनेस करोगे, अगर इसके कोई ब्रांचेस या सिस्टर कंसर्न्स है तो। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मेंशन करना होता है कि सबसे पहले आपने कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस यहाँ पे प्रपोज करा है। अभी मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे बताया कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये प्रपोज करना होता है कि भाई आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे हो, साथ ही साथ उसका जो भी रजिस्ट्रेशन अगर रिक्वायर्ड है तो क्या आपने करा है या नहीं करा है, राइट। चलिए अब हम आगे जाते हैं टू द लास्ट पार्ट, जो कि है आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स। तो पहले बिजनेस जो कर रहा है व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, फिर बिजनेस के बेसिक डिटेल्स दिए, फिर फॉर्म्स के आपने डिटेल्स दिए। अब आते हैं आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स पे। बिजनेस कर रहे हो तो कोई तो चीज़ का करोगे, ठीक है, या तो सर्विस का करोगे। अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट को कर रहे हो, आप प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, तो भाई उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, क्या रेंज है, मतलब प्राइस रेंज है या डिज़ाइंस है डिफरेंट या वेराइटीज़ है, क्या उसकी यूएसपी है। यूएसपी मतलब क्या, तो उसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। देखो बेटा, अगर मेरे प्रोडक्ट में कुछ अलग है, कुछ हटके है, तो वो क्या बन जाता है, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है कि भाई ये मेरे पास है जो मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, तो लोग इसीलिए मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान में आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पेज में डालनी होती है, जो आपके बिजनेस प्लान का टाइटल या तो कवर पेज बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेंचर या तो बिजनेस वेंचर। अब इस सेक्शन में आपका जो बिजनेस प्लान है जनरली एक मिशन स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे शुरू होता है कि क्या मिशन के साथ आप ये बिजनेस को आगे लेके जा रहे हो। जो एंटरप्रेन्योर है जो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि भाई क्या स्कोप है, क्या साइज है, क्या नेचर ऑफ एंटरप्राइज है एंड सो ऑन, राइट। चलिए आगे जाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ वेंचर की अगर बात करें तो उसमें जो भी साइट है, मतलब बेसिकली जो आपका बिजनेस लोकेशन है, ठीक है, जो भी आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो भी आपके एसेट्स है एक्सेट्रा, वो यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। जो आपका रॉ मटेरियल है, इंडिजीनियस रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, लोकली उसको प्रोक्योर करोगे। लेबर की अगर बात करें तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर जो है वो आपको स्टेट करना होता है कि भाई एक तरीके से आप कौन सा लेबर यूज़ करोगे, कितने लेबर्स यूज़ करोगे, कितना स्किल्ड लगेगा, कितना अनस्किल्ड लगेगा। यूटिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप क्या क्या यूटिलिटीज़ क्रिएट करोगे। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या आपने मेजर्स लिए हैं, जैसे इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग वगैरह अगर यूज़ करना है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, राइट, कि भाई आप कौन सा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। कौन सी मशीनरी इक्विपमेंट्स यहाँ पे यूज़ करोगे या मंगाओगे या यूज़ करना चाह रहे हो, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, क्या विच मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करोगे, वो आपको यहाँ पे बताना होता है। तो मशीनरी से लेके, लेबर से लेके, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लोकेशन, क्या रॉ मटीरियल, क्या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सारी डिटेल्स जो आप आपके बिजनेस में एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है।
अब उसके बाद मेन पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहले आता है आपका प्रोडक्शन प्लान। अब जैसे आप यहाँ पे अगर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है प्रोडक्शन प्लान। अब ये जो प्रोडक्शन प्लान है बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस में 4 कंसिडरेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, हाउ द वर्क शैल बी डन, एंड लास्टली हाउ द वर्क शैल बी डन, एंड लास्टली व्हेन एंड बाय होम द वर्क शैल बी डन। मतलब व्हाई, व्हेन, व्हाट, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई क्या काम हमें करना है, कैसे वो काम करना है, कब वो काम करना है और वो काम कौन करेगा, वो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान में बेसिकली मेंशन करना होता है, राइट। उसके बाद जो प्रोडक्शन प्लान की अगर बात करें तो उसमें एडिशनल चीज़ें जैसे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे, कौन सी एनर्जी या मोड ऑफ एनर्जी यूज़ करोगे, कैपिटल, मैन पावर एंड जो मशीनरी आप यूज़ करोगे वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। बट ये मेंशन करने के पहले अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, देखो मान के चलो मैं यहाँ पे एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रही हूँ, ठीक है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है जहां पे वो फैक्ट्री सेटअप ही नहीं करेगा। अब जरूरी है कि बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का ही हो, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं अगर एक बिजनेस कर रही हूँ तो सर्विसेज का भी हो सकता है ना, मैं बिजनेस कर रही हूँ तो ट्रेडिंग कंसर्न भी हो सकता है ना। तो ऐसे केस में बिजनेस प्लान में प्रोडक्शन प्लान मैंडेटरी नहीं होता है। एक चीज ये समझ के लो, हाँ प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या यहाँ पे आप प्रोड्यूसर्स का रोल प्ले कर रहे हो, तो ऐसे केस में प्रोडक्शन प्लान बनाओगे कि भाई मुझे ये काम करना होगा, ये टाइम पे ये चीजें करनी होगी, कौन क्या काम करेगा, कितना मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैसे रॉ मटेरियल को मैं फिनिश गुड में कन्वर्ट करूंगी, ये मुझे करना है। बट मैं यहाँ पे 3 चीजें याद रखूंगी। देखो सबसे पहले अगर बिजनेस की बात करें तो एक बिजनेस हो सकता है जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग ही इन्वॉल्व नहीं है, राइट तो ऐसे केस में आपको प्रोडक्शन प्लान भाई बनाना ही नहीं है, ये पार्ट ही आपके बिजनेस प्लान से एलिमिनेट हो जाएगा। मान के चलिए सेकंड है जहाँ पे आप पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। पार्शियल मतलब क्या कि भाई मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, खुद से नहीं कर रही हूँ, आउटसोर्स कर रही हूँ कि भाई कोई और मैन्युफैक्चर करेगा, मैं उसके बाद में आगे ट्रेडिंग का काम देखूंगी, आउटसोर्स कर रही हूँ, किसी और से बनवा के ले रही हूँ, बना नहीं रही हूँ, राइट। तो ऐसे केस में मैं अगर पार्शियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट करा है, किसी और को कुछ पार्ट्स बनाने दिया है, कोई और मैन्युफैक्चर कुछ पार्ट्स कर रहा है, मैं बस असेंबलिंग कर रही हूँ, तो ऐसे केस में मुझे नेम एंड लोकेशन और सब कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको मैंने काम दिया लिखना है, क्यों उनको मैंने सिलेक्ट करा, क्यों बाकियों को नहीं करा, कॉस्ट एंड टाइम कितना जा रहा है, एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं एक्सेट्रा, ये मुझे यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, पूरा मैन्युफैक्चरिंग मैं कर रही हूँ। तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग अगर मैं कर रही हूँ तो ऐसे केस में जो मेरे प्लांट का लेआउट है, ठीक है, जो मशीनरी इक्विपमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है जिससे मैं मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करूँगी, जो रॉ मटेरियल, जो सप्लायर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उनके एड्रेसेस, टर्म्स, कंडीशंस, नाम, उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, कितना खर्चा जाएगा मेरे एक चीज़ को बनाने में, और कोई भी अगर फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो मुझे लगता है कि आज तो इसमें काम चल जाएगा, बट जब हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो मुझे बड़ी मशीनरी मंगानी होगी, तो ये भी मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। बेसिकली मेरा प्रोडक्शन प्लान ये कहता है कि भाई चीज़ें कैसे बनेगी, कितना खर्चा आएगा, कौन सी मशीनरी यूज़ होगी, आगे जाके क्या मशीनरीज खरीदने में कितना खर्चा यहाँ पे आ सकता है, क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कितना वो एक्सपेंसिव होगा, ये चीज़ें यहाँ पे मेरे प्रोडक्शन प्लान में मेंशन होनी चाहिए, राइट। प्रोडक्शन प्लान के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ मेरा ऑपरेशनल प्लान। अब यहाँ पे बेटा मैं अगर ऑपरेशनल प्लान की बात करूँ तो ऑपरेशनल प्लान बेसिकली एक ऐसा प्लान होता है जो कहता है कि कैसे मेरा ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगा, कि मेरा जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पे सही तरीके से सही समय पे मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन सके, राइट। तो ऑपरेशन प्लान बेसिकली एक तरीके से एक प्रोसीजर प्लान होता है कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कि भाई कहीं पे कोई रुकावट ना है, कहीं पे अरे यार इसके बाद क्या, ये चीज़ें ना हो। ऑपरेशन प्लान का मेन एम होता है कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो स्मूथली, बिना कोई रुकावट, बिना कोई दिक्कत, और वो भी सही टाइम पे यहाँ पे बने, ठीक है। ऑपरेशन प्लान की बात करूँ तो ऐसे केस में जहाँ पे प्रोडक्शन प्लान का एम होता है कि अपने काम को प्लान करो, ऑपरेशन प्लान का एम होता है कि आप अपना जो काम है उसको सही तरीके से सही समय पे यहाँ पे करो।
राइट तो बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले फ्लो ऑफ मटेरियल, कि भाई मान के चलो यहाँ पे मेरे डिपार्टमेंट्स है, तो मैं कहूँगी मटेरियल पहले ये डिपार्टमेंट में जाएगा, वो ये काम करेगा, फिर वो इस डिपार्टमेंट में आएगा, ये काम करेगा, फिर वो इस डिपार्टमेंट में आएगा। तो एक फ्लो ऑफ मटेरियल की पहले कहाँ से शुरुआत होगी, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ये पूरा एक फ्लो मुझे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के तौर पे तैयार करना होता है। उसके अलावा फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ऐसे नहीं ये बैच बन गया अब तो रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो एक कांस्टेंट स्मूथ फ्लो चलते रहना चाहिए। भाई प्रोडक्शन यहाँ तक पहुंचा तब तक रॉ मटेरियल ऑर्डर होना है, रॉ मटेरियल आ गया वेयर हाउस में चला गया, वेयर हाउस में क्लीन हो गया, प्रोडक्शन साइकिल चालू हो गई, तो ये कंटिन्यूस फ्लो यहाँ पे चलना चाहिए। उसके अलावा जो वर्क ऑफ इंजीनियरिंग, अब देखिए बेटा प्रोडक्शन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होता है, जनरली हर एक बिजनेस में कलेक्टिव सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ आके बिजनेस का काम कंप्लीट कर सकता है ना, तो इन डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कितने गुड्स बने ये सेलिंग डिपार्टमेंट पूछेगा, कितना पैसा लगेगा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट पूछेगा, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमम लेवल में मैनेज करने के लिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन कब कैसे किस तरीके से होगा, राइट। उसके अलावा जो फ्लो ऑफ गुड्स है उसको डिस्क्राइब करना, जो यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है कि चलो मैं गुड्स बनाने पे तो फोकस कर रही हूँ बट मुझे उनको स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी बनाना है, तो किस तरीके से इंस्पेक्शन होगा, कौन से लेवल पे होगा, कैसे होगा, ये भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे इंश्योर करना कि बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन पॉलिसीज यूज हो, जहाँ पे हम कॉस्ट को कम से कम कर सके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे टाइमली एग्जीक्यूट करके यहाँ पे बना सके, राइट। कुछ एलिमेंट्स जो हम यहाँ पे ऑपरेशन प्लान में इंक्लूड करते हैं वो होते हैं सबसे पहले जैसे कि रूटिंग। अब रूटिंग की बात करूँ तो एक तरीके से वो यहाँ पे जो प्रोसीजर है ऑफ प्रोडक्शन वो यहाँ पे स्टेट करता है, ठीक है। जैसे मैं कहती हूँ पहले प्रोडक्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या है रूटिंग। मैं एक प्रोसीजर डिजाइन कर देती हूँ कि प्रोडक्ट कब कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में पास होगा और कहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है। एक रास्ता बताना, एक प्रोसीजर यहाँ पे डिजाइन करना। स्केड्यूलिंग की बात करूँ तो बेसिकली ये फिक्सेशन ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा, फिक्सेशन ऑफ टाइम जो है उससे रिलेटेड होता है कि भाई कब क्या होगा, कितने दिन में वो होगा, उसके बाद क्या होगा, तो एक टाइम जो हम फिक्स करते हैं कि भाई 10 दिन ये करेंगे, फिर 11वें दिन से ये चालू होगा, फिर 15वें दिन से ये काम करेंगे, तो ये जो एक फिक्सेशन ऑफ टाइम पीरियड होता है ऑफ एवरी टास्क वो यहाँ पे स्केड्यूलिंग में फाइनल होता है। देन आता है यहाँ पे डिस्पैचिंग, जो यहाँ पे आप कह सकते हो एक तरीके से डिस्पैच या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड होता है। मैं अगर यहाँ पे डिस्पैचिंग की बात करूँ तो डिस्पैचिंग में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका रूटिंग हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, ठीक है, कि ऐसे काम होगा, ये समय पे ये काम होगा, तो एक तरीके से डिस्पैचिंग का काम यहाँ पे क्या होता है, तो मेनली आप यहाँ पे कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मैं ये देखती हूँ कि भाई अब मेरे को काम शुरू करना है, कहाँ से शुरू करूँगी, कब क्या कहाँ पे होगा, ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस देना, काम को शुरू करवाना। अब डिस्पैचिंग करने के बाद आपका काम तो शुरू हो गया, बेसिकली आपका जो ऑपरेशनल पार्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो यहाँ पे शुरू हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप करना। फॉलोअप करके यहाँ पे जो भी कंट्रोलिंग फंक्शन है वो एक्सरसाइज किया जाता है कि भाई कब क्या काम हो रहा है, क्या वो प्लानिंग के मुताबिक, स्केड्यूलिंग के मुताबिक हो रहा है, क्या कोई चीज़ में डिले हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या कहाँ पे कोई काम अटक रहा है, क्यों अटक रहा है, और ये जो प्रॉब्लम्स आ सकती है इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस उसको यहाँ पे फॉलोअप्स करके पता करके उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे आप कह सकते हो सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे फॉलोअप के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज योर इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का काम यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली आप कह सकते हो एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, या जो भी हम प्रोडक्ट स्टैंडर्ड सेटअप करते हैं उसके साथ जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसको यहाँ पे एक तरीके से कंपेयर करना। तो इंस्पेक्शन यहाँ पे क्वालिटी देखने के लिए बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उसके बाद आता है शिपिंग, जो कि आपका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, राइट, जहाँ पे हमें ये जो प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पे मार्केट्स तक पहुँचाना होता है या ट्रांसपोर्ट करना होता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान हम यहाँ पे बनाते हैं दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो यहाँ पे मैं अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस करो, ये इन में से एक में तो जाएगा।
अगर आप गुड्स को बना रहे हो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, अगर आप गुड्स को मैन्युफैक्चरर से लेके आगे बेच रहे हो होलसेलिंग में जाएगा, गुड्स को डायरेक्टली या सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो रिटेलिंग में जाएगा, गुड्स में डील नहीं कर रहे हो तो एक बात हो जाती है सर्विसेज। बट यहाँ पे हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ये चार में से एक कैटेगरी में तो बैठता ही बैठता है। अब कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस मेरे को कह दो इस कैटेगरी में बैठेगा। जैसे आप कहते हो कि मेरे पापा का काम है कि जूते बनाना, मैन्युफैक्चरिंग में बैठ गया, ठीक है। मेरे पापा का यहाँ पे एक ग्रोसरी स्टोर है, रिटेल में बैठ गया। मेरे पापा का एक गोडाउन है, होलसेल में बैठ गया, बैठा। मेरे पापा का एक सैलून है, सर्विस में बैठा। मेरे पापा की एक क्लासेस है, सर्विस में बैठा। मेरे पापा का एक बैंक है, सर्विस में बैठा। तो कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करो बेटा, हर एक फॉर्म ऑफ बिजनेस इन चार में से एक कैटेगरी में यहाँ पे बैठता ही बैठता है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट हम प्लान बनाते हैं दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल प्लान। अब फाइनेंशियल प्लान मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस प्लान होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या सोर्सेज से आएगा, कहाँ पे कितना आप इन्वेस्ट करोगे, फिक्स में कितना, वर्किंग कैपिटल में कितना। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा ना मैंने क्लास 12 में, पढ़ा ना बिजनेस स्टडीज में, वही तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूँ तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है, एक तो आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, उसके अलावा ये पैसे कहाँ से रेज होंगे। अभी सोर्सेज की बात करूँ तो एक होता है आपका ओन कैपिटल और दूसरा आपका होता है बोरोड कैपिटल। तो भाई इनमें से कौन से सोर्सेज से कितना फाइनेंस आप रेज करोगे, साथ ही साथ आपके एग्जैक्ट यहाँ पे रेवेन्यू कितना होगा, खर्चा कितना होगा, प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है, कैश फ्लो यहाँ पे कितना एक्सपेक्टेड है, जो भी आपका स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री या लोन्स है वो कितना होगा, एक्सेट्रा। तो बेसिकली पूरी जो फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ द प्लान बिजनेस होता है वो यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान में आपको बताना होता है। अब फाइनेंशियल प्लान की बात करूँ तो भाई इन्वेस्टर्स एंड रेवेन्यू दोनों इससे यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ कंपोनेंट्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले उसमें आता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोफोर्मा है। प्रोफोर्मा ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली क्या कहता है, तो बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी टोटल पैसा है अब उसको कहाँ पे कितना लगाओगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, एक तो आपके फिक्स एसेट्स में जो पैसा इन्वेस्ट होता है और दूसरा होता है यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल आप सभी को बताइए, अगर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है बट रिपीट कर रही हूँ, फिक्स कैपिटल में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, राइट। वर्किंग कैपिटल में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जब वर्किंग कैपिटल के लिए पूरा करते हो, बट दोनों में इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि आप उसको वापस नहीं खींच सकते, राइट। तो ऐसे केस में ये बिजनेस प्लान में मेंशन होना चाहिए कि आउट ऑफ द टोटल कैपिटल जो आप रेज करना चाह रहे हो फिक्स में कितना डालोगे और वर्किंग कैपिटल में कितना यहाँ पे डालोगे, राइट। उसके बाद आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजंस का प्रोफोर्मा, अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा है। यहाँ पे ये पता होता है कि भाई कहाँ से कितना पैसा आएगा, डेट से कितना आएगा, ओन से कितना आएगा, डेट में डिबेंचर से कितना आएगा, पब्लिक डिपॉजिट से कितना आएगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट होता है आपका इनकम स्टेटमेंट का प्रोफोर्मा। अब इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट है ना वो आपको यहाँ पे मेंशन होना होता है, ठीक है। प्रोजेक्टेड कह रही हूँ, अभी तक बेटा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बिजनेस प्लान है, मुझे नहीं पता मेरा खर्चा कितना है, बट ये मेरे जो ऑपरेशन प्लान किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, रॉ मटेरियल सब मैंने डिसाइड किया, तो मुझे मेरा प्रोजेक्टेड कॉस्ट पता होगा, ठीक है। मुझे मेरा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू पता होगा, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करूंगी तो मुझे मेरा प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट यहाँ पे पता होगा। ये प्रोजेक्टेड है, जाहिर सी बात है इसमें चेंजेस आ सकता है, बट ये जो मैंने पूरी प्लानिंग करी है, कॉस्ट एस्टिमेशन मैंने लगाया है, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे प्रोजेक्टेड नेट प्रॉफिट बता सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे होता है आपका प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। सबसे पहले कैश फ्लो एंड प्रॉफिट यहाँ पे सेम नहीं होता है, राइट। जब सेल्स को हम सब्सक्राइब करते हैं एक तरीके से एक्सपेंसेस है, मतलब इनकम माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, तो ऐसे केस में मुझे प्रॉफिट मिलता है। बट जब मैं कैश रिसीप्ट्स की बात करती हूँ तो जो भी हमें कैश रिसीप्ट से आया है वी सब्सक्राइब ट्रैक द कैश पेमेंट, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट है, तो कैश रिसीप्ट्स माइनस जो कैश पेमेंट्स है तो उससे हमें क्या मिलता है, एक तरीके से कैश फ्लो हमारे बिजनेस में कितना होगा ये यहाँ पे मिलता है। आपने देखा था कि बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे कैश फ्लो कितना होगा, कैसे होगा, ये मुझे यहाँ पे पता चलेगा, सो दैट जो मेरा कैश एक्यूमुलेशन है इन द प्रोजेक्ट वो भी मुझे यहाँ पे पता चले, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या होता है, दैट इज योर बैलेंस शीट। तो एक तरीके से जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है कि फर्स्ट ईयर के एंड में हमारी जो कंपनी है या बिजनेस है उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन होगी, ये एक तरीके से आपको बैलेंस शीट से यहाँ पे पता चलता है। तो आपके प्रोजेक्टेड एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज, अगेन ये प्रोजेक्टेड है, तो प्रोजेक्टेड नेटवर्थ यहाँ पे ऑफ अ बिजनेस आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से यहाँ पे पता चलता है, राइट। उसके बाद ये सारे तो कंपोनेंट्स हो गए कि भाई आपने प्रॉफिट देख लिया, आपने कैश फ्लो देख लिया, आपने बैलेंस शीट देख लिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो नुकसान भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। भाई ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट एक फर्म को पता चले कि इसके बाद जो भी मैंने बेचा वो प्रॉफिट है। तो भाई मैं कहती हूँ कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है 100 सेल्स पे, तो 100 यूनिट्स मैंने सेल कर दिए, तो उसके आगे 101 से जितना भी बेचा मेरे प्रॉफिट में जाएगा। तो ऐसे केस में ब्रेक इवन सेल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेक इवन सेल्स बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बिजनेस ना प्रॉफिट पे है ना लॉस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, तो इसके पीछे अगर आप रह गए तो दिस विल बी अ लॉस, इसके आगे अगर आप चले गए तो दिस विल बी अ प्रॉफिट। इस पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं कहती हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट मेरा 100 यूनिट्स है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के पीछे गए 99, 98, 97 तो मुझे लॉस होगा। उसके आगे गए 101, 102, 103 तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे याद रखना, एट ब्रेक इवन पॉइंट योर टोटल रेवेन्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट, और उसके आगे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं आपके कॉस्ट से ज्यादा होगा और इसीलिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल वेरिएबल। देखिए एक तो यहाँ पे बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको यहाँ पे निभानी होती है, जैसे जो इन्वायरमेंटल डैमेजेस है उसको कंट्रोल करना, इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज करते हो तो उसको करना, राइट। तो ये चीजें भी यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। अब ये चीजें मेंशन करना एडवाइजेबल है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर ये आपकी प्रोजेक्ट का हाईलाइट है कि आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन या इको फ्रेंडली पैकेजिंग यूज करते हो तो ये आपको ऑब्वियसली आपके बिजनेस प्लान में मेंशन करना चाहिए, बट अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो बिल्कुल उसको मेंशन करो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपके बिजनेस प्लान में नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज योर मैन पावर प्लानिंग। कोई भी बिजनेस लोगों के बिना हो सकता है क्या? लोगों की जरूरत होती है, पीपल की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत हर एक बिजनेस में होती है। तो मैन पावर प्लानिंग यही कंपोनेंट से यहाँ पे रिलेटेड होता है। मैं जब मैन पावर की बात करती हूँ तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं जो एक साथ आकर ही इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते हैं, उसको रन करते हैं, उसको यहाँ पे सक्सेसफुल बनाते हैं। और इसीलिए कोई भी सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो मैन पावर प्लानिंग क्या कहता है? सबसे पहले आपको कैसे लोग चाहिए, कितने स्किल्ड चाहिए, कितने अनस्किल्ड चाहिए। दूसरा कितने लोग चाहिए, तो आपका क्या काम है वो एनालिसिस करके आप देख सकते हो कि मुझे कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा उनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। आप सभी को पता है कि बहुत सारे मेथड्स ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट होते हैं, तो कौन सा मेथड आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मार्केट करोगे। तो मार्केटिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे मार्केटिंग में बेसिकली 4 पीस ऑफ मार्केटिंग होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्केटिंग प्लानिंग में मेंशन होती है, राइट। मार्केटिंग प्लानिंग की अगर बात करें तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो बिजनेस सिचुएशन की आपको एनालाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे वेयर वी हैव बीन, कहाँ पे आपका बिजनेस है, राइट, कहाँ तक आप उसको लेके जाना चाहते हो, किस तरीके से यहाँ पे आपको लेके जाना है। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस है कि पहले हमने क्या करा, अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद आता है कि भाई आपका टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है। आप कौन से लोगों को टारगेट करके कौन से लोगों के अपने प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करना चाहते हो, प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, कौन आपके यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर्स है जो शायद आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे,
राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी जनरल मार्केट है उनको यहाँ पे डिसाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट है जो लेडीज़ लोगों के लिए बना है, तो मैं कहती हूँ मेरी टारगेट मार्केट है विमेन। अब उसको मैं और स्पेसिफाई करती हूँ तो वर्किंग वुमेन हो सकती है, हाउसवाइफ्स हो सकती है, विमेन इन मिडिल एज हो सकती है, विमेन हु आर यंग हो सकती है, एंड सो ऑन। तो ये टारगेट मार्केट मुझे यहाँ पर डिसाइड करना होता है, राइट। कौन से टारगेट मार्केट को यहाँ पे आप फोकस करना चाह रहे हो, कौन से टारगेट मार्केट पे यहाँ पे आप मेन अटेंशन देना चाह रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मार्केट को आपको स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करना है। एक आप डिवाइड कर सकते हो कंज्यूमर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि भाई उनका क्या जोग्राफिकल लोकेशन है, राइट। लोकेशन के बेसिस पे कर सकते हो, एज के बेसिस पे कर सकते हो, जेंडर के बेसिस पे कर सकते हो, एक्सेट्रा। दूसरा आप यहाँ पे बाइंग सिचुएशन पे कर सकते हो कि उनकी क्या इनकम है, या तो आप कह सकते हो उनकी क्या लाइफस्टाइल है, राइट, उनकी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, इसके बेसिस पे कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सेगमेंट को सिलेक्ट करना। अब इतने सारे मैंने डिविजन तो कर दिए, बट उनमें से टारगेट सेगमेंट को मुझे सिलेक्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि भाई मेरा जो मेन टारगेट है दैट इज विमेन, राइट। अब ये विमेन को मैंने क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स से एज, ठीक है। तो एक मैं कहती हूँ कि यंग विमेन है, एक मिडिल एज है, ठीक है, एक चिल्ड्रन है और एक ओल्ड एज है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया कि भाई मेरा जो टारगेट मार्केट है ये दोनों होंगे, जो यंग एज वुमेन है, मिडिल एज वुमेन है, मेरा प्रोडक्ट उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, राइट। अब उनको फोकस करते हुए मुझे एक मार्केटिंग प्लान बनाना है कि भाई मुझे इनको मार्केटिंग करना है, तो किस तरीके से मिडिल एज या यंग वुमेन को मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे स्पॉट एनालिसिस। भाई स्पॉट का मतलब सभी को पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अभी तो कल के लेक्चर में सिखाया मेरे दोस्त, ठीक है। तो स्पॉट एनालिसिस करके मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को यहाँ पे समझना होता है। देन मैं अपने गोल्स एस्टैब्लिश करूँगी कि भाई मेरे क्या टारगेट्स है, क्या गोल्स है, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपनी मार्केट स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डेवलप करूँगी। अब मार्केट स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मार्केट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है कि मुझे अपने गोल्स पता है, इन गोल्स तक मैं कैसे पहुँचूंगी, तो इसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान डिजाइन करना, एक कॉम्प्लेक्स प्लान डिजाइन करना, इसको हम कहते हैं बेटा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। अब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो इसमें 4 P's होते हैं, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो यहाँ पे देन मुझे मेरे प्लान को मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो बेसिकली एक मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन करना है, बट प्लान डिज़ाइन करने के पहले खूब सारी मेहनत जाती है ये पता करने कि मेरा जो मार्केटिंग है किसके लिए फोकस्ड होना चाहिए, कौन मेरी टारगेट मार्केट है। टारगेट मार्केट डिसाइड करने के बाद देन जाता है मेहनत कि भाई इन टारगेट मार्केट को मेरे को मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो किस तरीके से बेचूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। देन आता है द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस प्लान, असेसमेंट ऑफ रिस्क। अब जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेस की बात करो भाई, हर एक बिजनेस में कोई ना कोई हजार्ड, कोई ना कोई रिस्क, ऑब्स्टेकल, चैलेंजेस तो होते ही होते हैं। हर एक बिजनेस का एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है। तो ऐसे केस में भाई सबसे पहले कहाँ कहाँ मुझे रिस्क है, क्या क्या मुझे चैलेंजेस, हजार्ड्स है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है और मुझे ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजीज बना के रखना है कि अगर ये रिस्क आता है तो उसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी, कैसे अपने लॉस को मिनिमाइज करूंगी, कैसे अपने बिजनेस को इस रिस्क से बचाऊंगी, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमेशा आता है आपका अपेंडिक्स। आप अपेंडिक्स की यहाँ पे बात करूँ तो अपेंडिक्स बेसिकली क्या होता है, तो हर एक बिजनेस प्लान में जनरली एक बैकअप मटेरियल होता है जो कि नेसेसरी नहीं होता है इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे सबसे पहले लेटर फ्रॉम कस्टमर्स या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एनी प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च डेटा है जिसके बेसिस पे आपने बिजनेस प्लान बनाया है, कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स और एनी लिस्ट है जो आप यहाँ पे बिजनेस प्लान में अटैच करना चाहते हो, ठीक है। तो भाई ये बिजनेस प्लान है ना, एक बहुत ही तगड़ा और खतरनाक यहाँ पे टॉपिक है, बट मैं इसको सजेस्ट करूँगी, सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने इसको ब्रेक कर नहीं पढ़ाया है, ठीक है। बट बिजनेस प्लान को बेहतर तरीके से समझना है क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है ना 11th में था, तो एग्जामिनर का मेन फोकस होगा बिजनेस प्लान से क्वेश्चंस बनाने में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक को अगर सही से समझना है ना, ब्रेक करके पढ़ना, प्रोडक्शन प्लान अलग पढ़ना, ऑपरेशन प्लान अलग पढ़ना, मार्केटिंग प्लान अलग पढ़ना, फाइनेंशियल प्लान अलग पढ़ना, बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपको लगता है कोई एक चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई या कहीं पे कोई दिक्कत आई तो आप बिंदास नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा लगा या सब कुछ समझ में आया
तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। दोबारा बहुत ही जल्द हम आगे के चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। मुझे भी पता है कि आपकी एग्ज़ाम 15 तारीख से है और उसके पहले आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई टेंशन की यहाँ पे बात नहीं है। बस आप मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, वापस दोबारा बहुत जल्दी मिलेंगे। बट अभी के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।